हमारी कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत युवती से होती है जो एलेन नाम की एक लड़की का हाथ थामे हुए है और बच्ची से कह रही है कि वह जल्द ही अपने पिता के पास लौट आएगी। लड़की के पास घुटनों के बल बैठकर वह उससे कहती है कि वह अच्छी बच्ची बने और उसके वापस आने तक इंतजार करे। तब एलेन जवाब देती है, जी मैडम। बहरहाल 1 घंटा बीत गया, फिर 2, और एलेन इंतजार ही करती रही, लेकिन उसकी सौतेली माँ कभी वापस नहीं लौटी और इसके साथ ही वह इस दुनिया में अकेली रह गई। फिर हम 1 साल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 साल की एलेन एक बेकरी के सामने कुछ छोटी छोटी रोटियां देख रही है। एक दयालु महिला प्रकट होती है और पूछती है कि क्या उसे ब्रेड रोल चाहिए। एलेन जवाब देती है कि उसे नहीं चाहिए और वह सिर्फ इसलिए देख रही थी क्योंकि उसके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मुख्य पात्र कहता है कि उसने पहले जंगल से कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ी थी और अब वह बिल्कुल ठीक है, और जब उसके पास अपने पैसे होंगे तो वह ब्रेड खरीदने वापस आएगी। इतना कहकर उनके आसपास की हलचल को देखते हुए वह कहती है कि सब ठीक है। हालांकि वह एलेन को एक थैला देती है रोटियों के बारे में, यह कहते हुए कि ये कल की बची हुई रोटियां हैं, इसलिए अगर वह इन्हें ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। वह उसे जंगल में न भटकने की सलाह भी देती है क्योंकि वहां राक्षसों की अफवाहें हैं। कोमलता से भरकर वह एलेन के कंधे थाम लेती है और कहती है कि अगर उसे कभी भूख लगे तो हमेशा उसके पास आ जाना। हमारी नायिका उस महिला की सलाह समझती है और रोटियों के लिए बहुत आभारी है। एलेन एक ब्रेड रोल पकड़े हुए सोचती है कि आज रात वह पेट भरकर सो पाएगी। वह सोचती है कि एलेन की हालत देखकर बेकरी वाली नहीं चाहती कि कोई उसे दुकानों में घूमते देखे, लेकिन इन सब के बावजूद हालात उस दिन से बेहतर हैं। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। 1 साल पहले एलेन की सौतेली माँ उसे छोड़कर चली गई थी और वह बस सड़क किनारे बेसहारा पड़ी रह सकती थी। उसके पास घर लौटने के लिए गाड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं थे और लोगों ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह ठंड और भूख से व्याकुल थी, यहाँ तक कि उसे गली के ताकतवर लड़कों से भी हमले झेलने पड़े। हालात पहले से भी बदतर होते गए, यहाँ तक कि अजनबी भी बिना किसी वजह के उसके साथ बेहद क्रूरता से पेश आने लगे। उस समय एलेन अपने रास्ते में जो कुछ भी मिलता उसे पकड़ रही थी। तभी उसे एक जगह मिलती है जहां शहर की खबरें लगी होती हैं। मुख्य पात्र को थोड़ी सी उम्मीद है कि उस बुलेटिन बोर्ड पर उसके बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। एलेन जानती है कि उसकी सौतेली माँ को उसकी याद नहीं आएगी, लेकिन उसके पिता को शायद उसकी याद आएगी। यहाँ तक कि अपनी माँ की मृत्यु के बाद वह अब भी अपने पिता की बेटी है। यह बात बदल जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता के लिए वह अब भी परिवार का हिस्सा है। इसलिए एलेन न्यूज़ बोर्ड पर जाती है और कास्टा परिवार की किसी भी घोषणा को ध्यान से ढूंढती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह जो नोटिस पढ़ती है उसमें लिखा है कि क्रिस्टा परिवार को परिवार के पहले बच्चे के जन्म के जश्न के लिए मजदूरों की ज़रूरत है। ये लोग वाकई बहुत मेहनती हैं, इसलिए कुछ बुरा नहीं कहा जा सकता। यह घोषणा साफ तौर पर उसे सदमा जरूर लगा, लेकिन इसने नायिका को आखिरकार उम्मीद छोड़ देने और खुद को सड़कों पर जीने के लिए समर्पित करने में मदद की। मुझे पहले से ही एलेन को ले जाने और उसे एक छोटे से बर्तन में बंद करने का मन कर रहा है। एलेन सोचने लगती है कि उसकी सौतेली माँ कितनी लालची है कि वह उससे छुटकारा पाना चाहती है ताकि उसे अपने बेटे के लिए तय की गई दौलत का एक बूंद भी न मिले। वह सोचने लगती है कि अगर भविष्य में उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसे वह हर कीमत पर बचाना चाहती, तो क्या वह भी अपनी सौतेली माँ की तरह व्यवहार करती। जल्द ही नायिका एक कंबल और एक डिब्बा पाकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये साधारण चीज़ें एलेन की नज़रों में जादुई लगती हैं और उसे लगता है कि इन्हें छोड़ दिया गया है। खुश होकर एलेन सोचती है कि आज रात वह असली कंबल ओढ़कर सो सकेगी। एलेन सोचती है कि आज का दिन भाग्यशाली है क्योंकि उसे कंबल में रोटी मिली। हालांकि उसी क्षण हम एक लाल बालों वाले आदमी को उसके पीछे से आते हुए देखते हैं। उसे एक अजीब सी उपस्थिति का एहसास होता है, लेकिन कुछ करने की कोशिश करने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है। दृश्य समाप्त होता है और हमारी नायिका को पता चलता है कि जंगल के बीचों बीच खांसते हुए और एक पेड़ के पास गिरी हुई खुद को पाती है। एक धमकी भरी आवाज़ उसे वहां से निकल जाने का आदेश देती है, लेकिन वह कहती है कि जब दूसरे लोग आसपास हों तो एलेन के लिए दूर रहना ही बेहतर है।
पहले वाला वही लाल बालों वाला आदमी चिल्लाता है कि वह उसका हाथ काट कर भाग नहीं सकती, और जब वह उसे ढूंढ लेगा तो उसे सबक सिखाएगा। तब एलेन को अपनी नाजुक स्थिति का थोड़ा बहुत एहसास होता है, जबकि वह आदमी उसे बाहर आने के लिए चिल्लाता रहता है। हमलावर को और साफ तौर पर देखकर वह समझ जाती है कि अब उसके हाथ में चाकू है। हमारी नायिका जानती है कि अगर वह आदमी उसे मिल गया तो वह उसे जरूर मार डालेगा। जल्द ही वह पूरी तरह सिकुड़ जाती है और समझ नहीं पाती कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। बेचारी एलिन बस एक अच्छी जगह चाहती थी जहां वह सो सके। वह अपना हाथ जमीन पर रखती है और सोचती है कि उसे कब तक ऐसे ही तड़पना पड़ेगा। हालांकि अपने हाथों को अपने चेहरे पर लाते हुए वह तय करती है कि यह बैठकर विलाप करने का समय नहीं है। फिलहाल उसे बस एक जगह ढूंढनी है, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी एलेन को एहसास होता है कि मामला शांत हो गया है और अब उसके लिए एकदम सही मौका है, क्योंकि अगर वह पास भी हो तो भी अंधेरे में उसे देख पाना उसके लिए मुश्किल होगा। वह सोचती है कि अगर वह सावधान रहेगी तो वह बच जाएगी, लेकिन उसी पल वह पेड़ के पीछे कुछ अजीब सी आवाज सुनती है और उसे नोटिस करती है। मुख्य पात्र बस एक तरह के वेयरवॉल्फ को खाते हुए देखता है। राक्षस मुख्य पात्र को घूरता है और शायद उसे जंगल में राक्षस के बारे में कहानियां याद आ जाती हैं। इसके साथ ही तुरंत एलिन को सहज ही एहसास हो जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। घुटनों के बल बैठी और बिना किसी उम्मीद के एलिन सोचती है कि उसने हर तरह की तकलीफ झेली है और आखिरकार एक राक्षस का निवाला बन गई है। वह उस दुखद नियति का सामना करते हुए हंसती है जो उसे भुगतनी है, और वह बस यही चाहती है कि अगले जन्म में उसका जन्म ऐसे परिवार में हो जो उससे सच्चा प्यार करता हो। लेकिन जैसे ही राक्षस एलेन पर हमला करने के लिए झपटता है, हम देखते हैं कि कोई अपनी उंगलियों पर एक जादुई चमक लिए हुए है। अचानक एक काले बालों वाली महिला प्रकट होती है जो एक जादू कर रही है। जादू करके एलेन को भस्म होने से बचाती है। एलेन प्रभावित होकर उस विशाल भेड़िए को अपनी आंखों के सामने जादुई लपटों में भस्म होते हुए देखती है, जब तक कि वह राख में तब्दील न हो जाए। उसके बाद वह महिला एलेन से पूछती है कि क्या एलेन ठीक है, और नायक उसकी ओर मुड़ता है। उसकी आंखों से हल्के आंसू बह रहे होते हैं। एलेन सोचती है कि बेला नाम की इस महिला ने अपने हाथ के एक छोटे से इशारे से उस आकार के राक्षस को राख के ढेर में बदल दिया। आखिरकार बच जाने पर नायक बेहोश होने लगता है। बेला उसके पास जाती है और इस तरह दोनों के बीच पहली मुलाकात हुई। समय बीतता है और सूरज उस कमरे की खिड़की से चमकता है जहां हमारी नायिका लेटी है। व्यथित एलेन को आराम करते हुए कई बुरे सपने आने लगते हैं। सबसे पहले वह एक महिला की आकृति देखती है जो कहती है, एला का अस्तित्व ही घृणित है। उसे उस आदमी की भी याद आती है जिसने पिछली रात उस पर हमला करने की कोशिश की थी। भेड़िए के आकार के राक्षस की काली आकृति भी उसे डराती हुई प्रतीत होती है। हताश एलेन खुद को एक ऐसे व्यक्ति के आमने सामने पाती है जो वह उस दुष्ट व्यक्ति को देखती है और किसी से उसे बचाने के लिए आने की विनती करती है। लेकिन इससे पहले कि कुछ बुरा हो, नायिका सदमे में जाग जाती है। अभी भी सांस फूल रही है। उसे एहसास होता है कि यह सब बस एक बुरा सपना था। हालांकि उसे शक है कि सब कुछ सपना नहीं था, क्योंकि उसे जंगल में भागते हुए और उस राक्षस से मुठभेड़ होते हुए साफ याद है। फिर वह चारों ओर देखती है और सोचती है कि वह कहाँ हो सकती है। नायिका खिड़की और फर्नीचर को देखती है और पाती है कि जगह साधारण लेकिन आरामदायक लग रही है और एक जानी पहचानी बेहद सुकून देने वाली खुशबू आती है। जल्द ही एलेन को कदमों की आहट सुनाई देती है और कोई कहता है, उसने जरूर देखा होगा, है ना? दूसरा जवाब देता है, शायद। और हमारी नायिका लोगों को पास आते हुए देखती है। बेडरूम का दरवाज़ा खोलते ही दो लोग पास आते हैं और उनमें से एक बिल्कुल बेला जैसी लगती है। एलेन सोने का नाटक करती है और गहरी सांस लेती है, थोड़ी सशंकित और डरी हुई, यह सोचकर कि ये लोग किसके पास आ रहे हैं। बेला के साथ आया आदमी कहता है कि उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ठीक उसके सामने किया था। लड़की, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। बेला पूरी ईमानदारी से जवाब देती है कि वह यूं ही खड़ी होकर लड़की पर एक राक्षस द्वारा हमला होते नहीं देख सकती। गीले कपड़े से चिमटी बनाते हुए और बहुत सहजता से वह स्वीकार करती है कि उस राक्षस की मौजूदगी से वह भी अचंभित रह गई थी। आदमी पूछता है
कि वह बच्ची के साथ क्या करने वाली है, और बेला कहती है कि उसे अभी भी नहीं पता और जब लड़की जागेगी तो वह फैसला करेगी। लेकिन आदमी को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि लड़की ने उसे ऐसा करते हुए देखा था। जज और वह बेला को याद दिलाता है कि वह अच्छी तरह जानती है कि जब कोई उसकी शक्तियों को देख लेता है तो क्या होता है। बेला उस आदमी पर लड़की को ऐसा कहने के लिए भड़कती है क्योंकि वह कोई वस्तु या जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है, एक लड़की है, और वह दोहराती है कि सभी इंसान बुरे नहीं होते। असहज होकर वह आदमी जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ता है और साफ कह देता है कि वह उस घर में किसी इंसानी बच्चे की मौजूदगी को कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं। हालांकि बेला को इस उकसावे की परवाह नहीं है और वह उसका मजाक भी उड़ाती है। कहती है, सफ़ेद बालों वाले आदमी से दरवाज़ा सावधानी से बंद करने को कहा ताकि वह लड़की को न जगाए। वह एलेन के पास जाती है और उसके चेहरे पर गीला कपड़ा रख देती है। कहती है कि इससे उसका बुखार थोड़ा कम हो जाएगा। जल्द ही वह कपड़ा उठाती है और मुख्य पात्र की ओर देखती है। मुस्कुराते हुए बेला देखती है कि लड़की पहले ही ठीक हो चुकी है और पूछती है कि उसे कैसा लग रहा है। वह अपना हाथ उसके चेहरे पर रखती है और बेला पूछती है कि क्या बुखार उतर जाने के बावजूद उसे अब भी कहीं दर्द हो रहा है। एलेन बस उसे घूरती रहती है और बेला गर्मजोशी से उसे देखती है। मुस्कुराओ। स्थिति का विश्लेषण करते हुए एलेन को एहसास होता है कि जंगल में उन नीली लपटों का मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि बेला एक लोककथाओं में वर्णित प्राणी है जो फाइलोन साम्राज्य की स्थापना से भी पहले से मौजूद है। दूसरे शब्दों में बेला एक डायन है। इसलिए एलेन सीधे बेला से पूछती है कि क्या वह सचमुच डायन है। हैरान होकर बेला कहती है कि एलेन चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाती है। इसके बाद वह जवाब देती है कि हाँ, वह वही है जिसे इंसान डायन कहते हैं। लेकिन मुख्य पात्र एक ऐसा सवाल पूछता है जिससे बेला बहुत हैरान हो जाती है, और तुम्हें क्या कहते हो? खुद चुड़ैल कबूल करती है कि उससे पहले किसी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा था। फिर एलेन माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसका इरादा उसे ठेस पहुंचाने का नहीं था। अपने संयम पर काबू पाते हुए वह औरत बस इतना कहती है कि वह हैरान थी और अपना नाम बेला बताती है। फिर बदले में मुख्य पात्र का नाम पूछती है। हमारी मुख्य पात्र बस जवाब देती है, एला। इसके बाद बेला पूछती है कि क्या एलेन का कोई घर है जहां वह लौट सके। एलेन उदास और रूखे स्वर में कहती है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर बेला धीरे से एलेन की एक कुर्सी पकड़ लेती है, हाथ मिलाती है और पूछती है कि क्या वह उनके साथ वहीं रहना चाहेगी। एक बार फिर घर मिलने के विचार से नायिका की आंखें फिर से चमक उठती हैं। वह जानती है कि बेला एक बुरी इंसान बन सकती है, लेकिन फिर भी वह खुश है। दृश्य समाप्त होता है और नायिका पानी में अपना प्रतिबिंब देखती है और पाती है कि उसकी आंखें सूजी हुई हैं, और इस प्रकार बेला के आदेश पर एलेन वहां रहने लगी। उसने गहरी कृतज्ञता के साथ प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि उसके पास लौटने के लिए कोई और जगह नहीं थी। हालांकि एक बात अभी भी उसे परेशान करती है। फिर हम दोनों को कमरे में फिर से बात करते हुए देखते हैं और एलेन कहती है कि उसे लगता है कि बेला का पति उसे पसंद नहीं करता और उसे वहां रहने देने से पहले उससे बात करनी चाहिए थी। लेकिन बेला जवाब देती है कि वह सिर्फ एक दोस्त है, उसका पति नहीं। हालांकि चुड़ैल कहती है कि उसके बारे में कुछ ऐसा है जो एलेन को जानना जरूरी है। नायक पूछता है कि वह क्या होगा। इस प्रकार बेला बताती है कि एसेल नाम की उसकी दोस्त एक राक्षस है। झील के किनारे वापस आकर हम नायक को यह सोचते हुए देखते हैं कि वे कहते हैं कि राक्षसों में इंसानों के प्रति नफरत उनके खून में है, और वह सोचती है कि क्या इसीलिए एसेल उससे नफरत करता है। अचानक वह अपने रास्ते में पड़े एक छोटे से पत्थर से लड़खड़ा जाती है। उसे यकीन है कि वह गिर जाएगी, लेकिन अचानक एसेल उसे पकड़ लेता है और वह सोचती है कि क्या उसने उसे बचाया। एसेल धीरे से नायक को वापस जमीन पर लेटा देता है और वह थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसे धन्यवाद देती है। राक्षस एक पल के लिए एलेन को घूरता है, लेकिन फिर बिना कुछ कहे चला जाता है, जबकि नायक उसके पीछे दौड़ता है और उसे एक पल रुकने के लिए कहता है, तुम्हारा नाम एसेल है, ठीक है? वह पूछती है। नायक की ओर मुड़कर एस फिर टिप्पणी करता है कि ऐसा लगता है कि बेला ने उसे उसके बारे में बताया था।
इला को आश्चर्य होता है कि उसने उसे संबोधित किया और जवाब देती है कि हाँ, उसने किया था। फिर वह कहता है कि एलेन को पता होना चाहिए कि वह उसकी वहां उपस्थिति के खिलाफ है। नायक यह भी कहता है कि वह जानती है। इसके साथ ही एस्फेल सीधे कहती है कि उसका उस जगह पर स्वागत नहीं है और उसे तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। बिना हिले एलेन पूछती है कि क्या वह ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि वह इंसान है, और यह बात उसे कौतूहल में डाल देती है। इला कहता है कि उसे बेला पर शक था, पूरी कहानी बताने में नाकाम रहा था। ज्यादा शांति से वह समझाता है कि पहले उसे इंसानों से सचमुच नफरत थी, लेकिन बेला के साथ समय बिताने के बाद इंसानों के प्रति वह घृणा धीरे धीरे कम हो गई। तब एलेन को लगता है कि वह सही है, क्योंकि अगर उसके मन में अब भी इंसानों के लिए पूरी तरह से घृणा होती तो वह उसे गिरने से नहीं बचा पाता। लेकिन अगर यह राक्षसी प्रवृत्ति नहीं है जो उसे इंसानों से नफरत कराती है, तो वह सोचती है तो फिर क्या है। बेला उसे क्या बताने में नाकाम रही, इसलिए वह उससे पूछती है कि वह उसे क्यों नापसंद करता है। राक्षस जवाब में सवाल करते हुए, क्या एलेन को यह अजीब नहीं लगता कि बेला उससे इतना प्यार करती थी जबकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। किसी अजनबी को परिवार का हिस्सा बनने के लिए कहना आसान नहीं होता। अपनी बाहें क्रॉस करते हुए एसेल कहता है कि उसका मानना है कि बेला और इंसानों के बीच इस रिश्ते की वजह यह है कि वह पिछले कुछ सालों में बहुत अकेली होती जा रही है। यह जानते हुए एलेन पहली इंसान नहीं है जिसके लिए बेला ने सहानुभूति विकसित की है, और वह आखिरी भी नहीं होगी। एस्पल स्वीकार करता है कि कुछ दूसरों से बेहतर थे, इसलिए ज्यादातर इंसान अंततः बेला के साथ विश्वासघात ही करते थे। दुखी होकर एलेन पूछती है कि उसका क्या मतलब है और उन्होंने उसके साथ कैसे विश्वासघात किया। वह बताना शुरू करता है कि बेला को पहले ही जहरीली शराब पीने से खून की खांसी हो चुकी थी, जो उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने दी थी जिस पर वह भरोसा करती थी, या जब उसे सोते समय किसी ऐसे व्यक्ति ने मारा था जिसके लिए उसने अपना घर और अपना दिल खोल रखा था। एलेन समझ नहीं पाती कि बेला जैसी नेक इंसान के साथ कोई इतना भयानक कैसे कर सकता है। एस्पल जवाब देता है कि वे बस अनंत जीवन के लिए ऐसा करो। वह समझाता है कि उनका मानना था कि डायन का खून पीने से उन्हें अनंत जीवन मिलता है। क्रोधित होकर वह कहता है कि बेला ने उनके लिए जो कुछ भी किया, उसके बाद भी एक अंधविश्वासी कृतज्ञों के मन में जानलेवा विचार भरने के लिए काफ़ी है, और इतने कष्टों से संतुष्ट नहीं। एस्फेल कहता है वह फिर भी एक और इंसान को घर ले आई। तमर फिर अपने असली इरादे बताने के बाद एस्फेल कहता है कि इसीलिए वह एलेन की वहां मौजूदगी को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह नहीं चाहता बेला को और तड़पते देखना, और एलेन समझ जाती है कि उसके लिए बेहतर यही है कि वह चली जाए और वापस न आए। अपनी नज़रें नीची करके मुख्य पात्र समझ जाता है कि राक्षस को उससे नफरत नहीं थी, बल्कि वह बेला की हर संभव तरीके से रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। वह सोचती है कि उसे चले जाना चाहिए, लेकिन वह खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। वह जल्द ही डायन के दोस्त से माफ़ी मांगती है, हालांकि वह दृढ़ता से कहती है कि वह बेला के साथ रहना चाहती है। एस्फेल अपने माथे पर उंगलियां रखकर आक्रोश दिखाते हुए कहता है कि वह बस एक और लालची इंसान। इला जवाब देती है कि शायद वह लालची है, लेकिन बेला ही एकमात्र व्यक्ति है जिसने उसकी सबसे ज्यादा जरूरत के समय मदद की, और बेला की तरह उसकी किसी ने परवाह नहीं की, यहां तक कि एलेन के अपने परिवार ने भी नहीं। यह वाक्य एस्सेल को इस पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। बड़ी कोमलता से मुस्कुराते हुए मुख्य पात्र आगे कहता है कि बेला पहली व्यक्ति है जिसने उसे प्यार का एहसास कराया, हालांकि उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है और वे एक दूसरे को बहुत कम समय से जानते हैं। एलेन आगे कहती है कि बेला ने उसकी जान बचाई, उसके जख्मों का इलाज किया और उसे देखकर मुस्कुराई, एक तरह से जिसने उसका दिल पिघला दिया। यहाँ मेरा भी पिघल गया। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि उसकी मुस्कान कभी न खोए। पेड़ के पीछे बेला यह सब सुन रही थी और एलेन की बातों से भावुक हो गई। आंखों में आंसू लिए एस्फेल पेड़ की ओर देखती है और देखती है कि वहां कुछ अजीब है। इस प्रकार दानव तय करता है कि वे उसके एक और दिन रुकने पर चर्चा करेंगे, लेकिन वह यह भी कहता है कि नायक को पहले से ही पता होना चाहिए कि जब बेला के मन में कोई विचार आता है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। हालांकि एलेन को एक बात याद रखनी होगी,
जैसे ही वह एलेन को बेला के लिए जरा सी भी धमकी देते हुए देखता है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। एस्फेल एक छोटा सा पत्ता कुचलते हुए धमकी देता है। वह कुचला हुआ पत्ता दिखाता है और बिना किसी डर के नायक जवाब देता है कि उनका समझौता हो गया है। यहाँ तक कि दानव भी एलेन को देखता है और कहता है कि वह एक अजीब सी छोटी सी जीव है। बहुत खुश होकर हमारा नायक मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वह सचमुच ऐसा सोचता है। उसी समय बेला छिपने की जगह से बाहर आती है और पूछती है वे दोनों कब से इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, क्योंकि वह खुद को अलग थलग महसूस करने लगी है। वह एलेन की तरह मुस्कुराती है और पूछती है कि दोनों क्या बात कर रहे थे। नायक दौड़कर उसे गले लगाता है और कहता है कि एस्फेल ने उसे बेला के साथ रहने की इजाज़त दी है, और चुड़ैल जवाब देती है कि उसे इसके लिए उसकी अनुमति की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह खुश है कि उसने ऐसा कहा। उस पल में वे तीनों एक सच्चे परिवार बन गए। इन सब के बाद समय बीतता गया और बेला ने एलेन को तलवार चलाना सिखाना शुरू कर दिया, और बेला की अपनी टिप्पणियों से नायक के पास काफ़ी इसके लिए हुनर, वह जीवन इतना अच्छा था कि वे पूरे महाद्वीप की यात्रा भी करते थे। हालांकि 5वें वर्ष में नायक बेला के साथ रह रहा था, उनके जीवन में एक नए व्यक्ति का प्रवेश हुआ। इस व्यक्ति का नाम फिलैन का लॉयर था और वह फ्योन राज्य का युवराज था। कुछ ही समय में लॉयर और बेला एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जल्द ही इस जोड़े का एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र दुनिया में आया। उसका नाम फिलैन करी है। री उसके सबसे करीबी लोगों के लिए। नायक मंत्रमुग्ध होकर उसे छूने के लिए कहता है। उसका नन्हा सा हाथ बेला उसे अनुमति देती है और बच्चे के नन्हे हाथ में अपनी उंगली रखकर इला बड़ी कोमलता से उसका स्वागत करती है। तब से हर दिन खुशियों की बारिश आ गई और एलेन की कामना थी कि यह खुशी कभी खत्म न हो। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हम फेलॉन राज्य में कुछ साल आगे बढ़ते हैं और बेला को यह कहते हुए देखते हैं कि रे का जन्मदिन आ रहा है, और वह मुस्कुराते हुए लॉयर से पूछती है कि क्या उसने उसे देने के लिए कोई उपहार सोच लिया है। लॉयर जवाब देता है कि उसने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। पार्टी की तैयारियां। बेला को यह सरप्राइज ज्यादा पसंद नहीं आता और वह कहती है कि लॉयड को उसे बताना चाहिए था, क्योंकि वह भी उसके साथ मिलकर पार्टी प्लान करना चाहती थी। लॉयर थोड़ा शर्मिंदा होकर माफी मांगता है। खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हुए वह समझाता है कि वह भी बेला के लिए एक सरप्राइज पार्टी चाहता था। यह सुनकर बेला मुंह बना लेती है। तभी राजकुमार की नज़र बेला के हार पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा। वह पूछता है कि उसने इसे कहाँ से खरीदा है। हार पकड़े हुए बेला जवाब देती है कि यह उसे महाराज ने दिया था। रीस की अच्छी देखभाल के लिए शुक्रिया। लॉर्ड उसे शक की निगाह से देखता है और कहता है कि वह समझ गया है। बेला उसकी अजीब प्रतिक्रिया देखती है और पूछती है कि क्या हुआ है और क्या यह हार उस पर अजीब लग रहा है। लॉर्ड तुरंत कहता है कि यह उस पर बहुत सुंदर लग रहा है। वह बस इतना कहता है कि उसे हैरानी हुई कि उसके पिता उसे ऐसा कुछ उपहार में देंगे। तभी बटलर राजकुमार को कैबिनेट मीटिंग के लिए बुलाता है। लॉर्ड मजाक में कहता है कि अब उसके व्यस्त होने का समय हो गया है। बेला अलविदा कहती है और उसे बताती है कि वह अपने घर में होगी, रे के साथ कमरा। राजकुमार कहता है कि वह जल्द ही लौटेगा ताकि वे तीनों साथ में दोपहर का भोजन कर सकें। बेला मुस्कुराती है और कहती है कि वह इंतजार कर रही होगी। इसके तुरंत बाद दृश्य एक भट्टी में बदल जाता है जो भीषण गर्मी से भरी हुई है। आश्चर्यचकित होकर लोहार पूछता है कि वह युवती उसके लिए इतनी दुर्लभ वस्तु कैसे ला पाई, जिसे उसने पहले कभी किसी को सो ले जाते नहीं देखा। युवती एलेन, जो अब 20 वर्ष की है, जवाब देती है कि उसे इसे खोजने में बहुत समय लगा। वह आगे कहती है कि इतनी कठिनाई के बावजूद वह रे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अपना हथौड़ा टिकाते हुए उसके कंधे पर लोहार कहता है कि उसने सुना है कि प्रिंस री 3 साल का होने वाला है और वह यह देखकर हैरान है कि समय कितनी तेजी से बीत रहा है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा और ऐसी सामग्री से फोर्जिंग करना बहुत मज़ेदार होगा। एलेन परिणाम देखकर उत्साहित है। फिर वह पूछती है कि काम पूरा होने में कितना समय लगेगा।
लोहार जवाब देता है कि इसमें लगभग 1 महीना लगेगा। एलिन को लगता है कि यह काम शायद आखिरी समय में पूरा हो, लेकिन वह कहती है कि वह समझती है और बाद में वापस आएगी। वह आदमी पूछता है कि क्या वह राजधानी वापस जा रही है। एलिन इसकी पुष्टि करते हुए बताती है कि वह 10 दिन और 10 रातों से हल ढूंढ रही है और अब उसके लौटने का समय हो गया है। वे विदा लेते हैं और एलिन कहती है कि वह 1 महीने में वापस आ जाएगी। राजधानी लौटते हुए नायक री के बारे में सोचता है और कल्पना करता है कि वह उपहार पाकर कितना उत्साहित होगा। फिर हम एलेन की यादों में लौटते हैं, जहां रीज अपने जन्मदिन के तोहफे के बारे में जो कुछ सुना था उसे लेकर उलझन में है। खुशी से भरी एलेन, वह कहती है कि वह अपने प्यारे नन्हे बेटे को एक खास जन्मदिन का तोहफा देना चाहती है। एक किताब को देखते हुए री अपने प्रस्ताव के बारे में सोचती है और अचानक सोफे पर रखी तलवार की ओर इशारा करती है। छोटा राजकुमार दृढ़ता से कहता है कि वह चाहता है कि एलेन उसके बालों को सहलाए और पूछे कि क्या उसे सचमुच तलवार चाहिए। री सिर हिलाती है, लेकिन एलेन कहती है कि वह उसे अभी तलवार नहीं दे सकती, इसलिए उसे थोड़ा और इंतजार करना होगा। रीज उसे स्वीकार कर लेता है, मुस्कुराता है और कहता है कि एलेन सबसे अच्छी है। बस यही प्रतिक्रिया एलेन के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफ़ी है। उसकी छाती पर हाथ रखे हुए और पूरी तरह से मोहित, वह उम्मीद करती है कि उपहार जल्द ही तैयार हो जाएगा। ध्यान बेला पर लौटता है, जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, और उसे शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लॉयड का देर से आना सामान्य नहीं है। उसी समय कोई दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर आने की इजाज़त मांगता है और बेला उसे इजाज़त दे देती है। एक नौकरानी सावधानी से अंदर आती है। बेला सबसे पहले पूछती है कि क्या लॉयड बैठक से लौट आए हैं। नौकरानी बताती है कि जब वह कैबिनेट कक्ष में गई थी तो वह पूरी तरह खाली था। उसने एक और नौकरानी से पूछा था कि मंत्री कहाँ हैं। चला गया। उस नौकरानी ने बताया कि उसने कैबिनेट मीटिंग में आए सभी लोगों को वेदी भवन की ओर जाते देखा। प्रिंस लॉयड भी उनके साथ गए। बेला को हैरानी हुई, उसे यह अजीब लगा कि सभी लोग वेदी भवन में जा रहे हैं, क्योंकि वह जगह तो सिर्फ वार्षिक आयोजनों के लिए ही इस्तेमाल होती है। फिर भी वह नौकरानी से कहती है कि वह समझती है और उसे राय पर नज़र रखने के लिए कहती है। री उसकी माँ से पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। उसके बालों में हाथ फेरते हुए बेला उसे कहती है कि चिंता मत करो, क्योंकि वह सिर्फ उसके पिता को ढूंढने जा रही है और वह जल्द ही वापस आ जाएगी। हालांकि जैसे ही वह महल से गुजरती है, बेला को एक अजीबोगरीब आभा का एहसास होने लगता है। जैसे जैसे वह वेदी भवन के पास पहुंचती है, यह और भी बदतर होती जाती है, जब तक कि वह एक रहस्यमय कमरा खुला देखकर चौंक नहीं जाती। राजकुमारी समझ नहीं पाती कि यह अजीबोगरीब ऊर्जा उस कमरे से क्यों निकल रही है जो वर्जित होना चाहिए। धीरे धीरे बेला खुद को उस बुरी ऊर्जा के स्रोत के करीब महसूस करती है। जल्द ही वह स्तब्ध रह जाती है और जो कुछ भी उसके सामने आता है उससे वह बुरी तरह हिल जाती है। वह और हम जो दृश्य देखते हैं वह एक मैकोब अनुष्ठान का है और बेला समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। उस भयानक दृश्य को देखकर बेला सोचती है कि महल में ऐसा कमरा क्यों है। स्तब्ध होकर वह यह भी सोचती है कि उसके सामने खड़े ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। जल्द ही उसे एहसास होता है कि बलि का शिकार उसका अपना पति लॉयड है। दूसरी तरफ एलेन घुड़सवारी करते हुए देखती है कि कौवे आज सामान्य से ज्यादा शोर मचा रहे हैं और सोचती है कि क्या गड़बड़ हो रही है। नायिका को लगता है कि उसे जल्दी करनी चाहिए, बिना यह सोचे कि इसके क्या परिणाम होंगे और किसी दुष्ट पर कदम रखने से क्या होगा। जादुई घेरे में बेला लॉयड को ढूंढते हुए वेदी की ओर बढ़ती है। बेला किसी भी हालत में यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। अपने प्रियतम को वेदी पर देखकर वह आंसू बहाती है और कांपती है। उसे दुखद स्नेह से छूते हुए वह पूछती है कि उस जगह क्या हो रहा है। वह उसे गले लगाती है और उससे विनती करती है कि वह खिलवाड़ करना बंद करे और उठ जाए। तभी एक आवाज़ उसे बेचारी कहती है और बेला तुरंत मुड़कर पहचानती है कि यह किसने कहा था। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं राजा था, जो अपने हाथ में एक हृदय लिए हुए था। हाथ पकड़कर बेला को घृणा से घूर रहा है। तभी चुड़ैल को एहसास होता है कि यह लॉयड का अपना दिल है, जिसे महामहिम आंसुओं में थामे हुए हैं। बेला गुस्से से पूछती है कि राजा ने अभी क्या किया है।
वह कहती है कि उसने अपने ही बेटे को मार डाला, जबकि राजा केवल दुष्टता से मुस्कुराता है। हालांकि उसी क्षण राजा अपनी उंगलियां चटकाता है और बेला को कुछ हो जाता है। वह अपने हाथों को अपने सिर पर रखती है और सोचती है कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि उसे कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। बेहद व्यथित होकर उसे लगता है कि कोई आवाज़ आ रही है। उसके दिमाग में आवाज़ कहती है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी आंखें और मेरा पेट निकाल दिया और मेरा दिल भी ले लिया। और इस वाक्य के साथ बेला के हार पर एक जादुई आंख सक्रिय हो जाती है और चमकने लगती है। जल्द ही चुड़ैल इसे देख लेती है और हार भी हिलने लगता है, मानो किसी बड़ी शक्ति की ओर खींचा जा रहा हो। जैसे ही ऐसा होता है, बेला को याद आता है कि उसने इस हार के बारे में पढ़ा था और जानती है कि इसका क्या मतलब है। यह एक जादुई कलाकृति है जो रक्त चढ़ाने पर एक शक्तिशाली श्राप देती है, जिसे आंख कहा जाता है। राक्षसी अजगर। यह जानकर बेला हार से छुटकारा पाने की कोशिश करती है, लेकिन राजा कहता है कि यह सब काम नहीं करेगा, क्योंकि जिस क्षण से श्राप सक्रिय होता है, हार अब हटाया नहीं जा सकता। अब उसकी सारी गतिविधियां राजा के नियंत्रण में हैं। फिर महामहिम कहते हैं कि लॉर्ड के बलिदान के कारण जादू और भी शक्तिशाली हो गया है। वह बेला के पास जाता है और चुड़ैल को चेतावनी देता है कि वह कोई मूर्खतापूर्ण प्रयास न करे, और उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वह नहीं चाहती कि लॉर्ड की मृत्यु व्यर्थ हो जाए। क्रोध और दुख से भरी बेला राजा की आंखों में सीधे देखती है और उसे कमीना कहती है, लेकिन चुड़ैल का दर्द फिर से लौट आता है और आवाज़ें तेज हो जाती हैं, उसे मारने का आदेश देती हैं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। बेला को एहसास होता है कि शापित हार उसके दिमाग को तबाह कर रहा है। इसी बीच घुड़सवारी करते हुए एलेन को हवा में कुछ अजीब सा महसूस होता है। नायिका सोचती है कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि उसे अपनी पूरी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। वह तुरंत अपना ध्यान वापस राजधानी की ओर मोड़ती है और दूर से दिखाई देने वाली उस नीली रोशनी को देखकर हैरान हो जाती है। चमक के अलावा एलेन को उसी दिशा से आती कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। चौंककर वह रुक जाती है और शहर में हो रही अफरा-तफरी को देखती है। लोगों को भागते हुए और जमीन पर पड़े अन्य लोगों को देखकर वह दहशत से भर जाती है और पूछती है, आखिर उस जगह पर क्या हो रहा है। फिर एलेन नीली लपटों को छूती है और देखती है कि ये वही लपटें हैं जिनका इस्तेमाल बेला करती है। इस प्रकार वह अपनी सर पर दौड़ने की गति बढ़ा देती है और फिर से सोचने लगती है कि वहाँ क्या हो रहा है। हमारी नायिका बेला की लपटें हर जगह क्यों हैं, यह तब तक समझ नहीं पाती जब तक वह विनाश के केंद्र तक नहीं पहुंच जाती। वह घोड़े की गति धीमी करती है, चारों ओर देखती है और बेला को पुकारती है, पूछती है कि वह कहाँ है। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद एक विस्फोट होता है और एलेन अपनी आंखों से, जो उसकी चमक से थोड़ी प्रभावित थी, देखती है। फिर धुआं कम होने पर हम बेला को लपटों के बीच में खड़ा हुआ देखते हैं। एलेन अपनी साथी को देखती है, लेकिन चुड़ैल की आंखें काली और भावशून्य हैं। ओरेला की उपस्थिति को भी देखने के बाद शापित मुख्य पात्र की ओर दौड़ता है और उस पर अत्यधिक तेजी से हमला करता है, लेकिन तलवारबाज महिला बेहतर प्रतिक्रिया देती है और खुद को बचा लेती है। मुश्किल स्थिति में एलेन सोचती है कि बेला उस पर हमला क्यों कर रही है। डायन की आंखें और शापित हार चमक उठते हैं, क्योंकि एलेन यह समझने की कोशिश करती है कि उसकी प्रिय उपकारक के साथ क्या हुआ। हमारी मुख्य पात्र बेला को देखती है और चिल्लाती है, बेला, यह मैं हूँ, एलेन। हालांकि डायन अपने होश खो बैठी है, उसकी बातों को अनसुना कर देती है और तलवारबाज महिला पर ऐसा वार करती है कि उसकी उड़ान एलेन जोर से एक पत्थर की संरचना से टकराती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। घायल और बेदम योद्धा देखता है कि बेला कुछ भी नहीं सुन रही है। वह कहती है, दुर्भाग्य से उसका साथी पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। फिर लड़खड़ाते हुए नायक बेला को देखता है और सोचता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। मुझे जल्दी करनी होगी, समय मेरे पक्ष में नहीं है, एलेन सोचती है। वह बहुत मजबूत है, मुझे इससे पहले इसे खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ठीक उसी क्षण बेला एलेन के सामने प्रकट होती है और अपनी पूरी ताकत से मुख्य पात्र पर वार करती है। हालांकि हमले के बीच में तलवारबाज बेला के शापित हार पर नजर डाल लेती है। इसके बाद वह एक चाल चलती है और अपनी स्थिति बदल लेती है।
बेला की ओर ध्यान वापस लाते हुए उसे लगता है कि उसने उसे पहले कभी वह हार पहने नहीं देखा था। इसलिए वह कल्पना करती है कि हार का उसकी दोस्त के व्यवहार में अचानक आए बदलाव से कुछ लेना देना जरूर होगा। और चुड़ैल की ओर छलांग लगाते हुए वह जानती है कि इसका पता लगाने का केवल एक ही तरीका है। हमले को भांपकर बेला अपनी नीली लपटों को बुलाती है और एलेन आक्रामक मुद्रा में नीचे उतरती है। नायिका बहुत तेजी से जमीन पर उतरती है और अपनी सहेली के सामने प्रकट होकर हार लेने लगती है। वह हार को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन चुड़ैल के पंजों से बुरी तरह घायल हो जाती है। धीमी आवाज में वह बेला को पुकारती है और चुड़ैल धीरे धीरे होश में आने लगती है। काले बालों वाली महिला पूरी तरह से होश में आ जाती है, लेकिन हमारी नायिका घुटनों के बल गिर जाती है। बेला, जो बुरी तरह घायल है, आतंक से व्याकुल है, सवाल करती है कि उसने अभी क्या किया है, और दुर्भाग्य से एलेन जमीन पर गिर पड़ती है, कुछ और कर पाने में असमर्थ, उसकी आंखें खाली। वह उस स्त्री को देखती है जिसे उसने अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किया था, और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह सोचती है कि उसकी मृत्यु ऐसे ही होगी, और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। अपने अंतिम क्षण में वह अपनी सहेली को श्राप से मुक्त कराने में सफल रही, लेकिन फिर भी उसे अपराध बोध होता है क्योंकि उसे पहले पहुंच जाना चाहिए था। फिर फाइलोन कैलेंडर के वर्ष 512 में 31 जनवरी को राज्य की राजधानी सेबेका गिर गई, एक ही चुड़ैल के हाथों। हालांकि हम नायिका को एक विशाल शून्य में देखते हैं और वह खुद से पूछती है कि वह कहाँ है। उलझन में वह सोचती है कि क्या वह मर चुकी है, लेकिन अचानक वह बेला को पुकारने लगती है, उससे विनती करती है कि वह जो करने वाली है वह न करे, और अपनी सहेली का नाम पुकारते हुए आखिरी बार चीखती है। इस प्रकार नायिका शहर के खंडहरों के बीच जागती है और बेला की माफी मांगती हुई आवाज सुनती है। हम उसकी यादों में लौटते हैं और चुड़ैल एलेन के बहुत करीब आ जाती है, हर उस चीज की जिम्मेदारी लेते हुए जो बेला कहती है कि वह समय में पीछे जाकर उन सभी की जान नहीं बचा सकती जिन्हें उसने छीन लिया, लेकिन कम से कम वह अपना दिल अपनी दोस्त को देकर अपनी जान तो बचा ही सकती है। हमारी नायिका नहीं चाहती कि बेला ऐसा करे क्योंकि उसकी साथी अपनी जान गंवा देगी। एलेन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए चुड़ैल कहती है कि उसकी बस एक ही विनती है कि वह उसके लिए राजकुमारी की देखभाल करे। फिर यह सब शांत हो जाता है और तलवार चलाने वाली महिला पूरी तरह से होश में आ जाती है और पूछती है कि वह कहाँ है। योद्धा को नहीं पता कि वह कैसे स्थिर है, जिंदा है, क्योंकि उसे याद है कि बेला ने सचमुच उसका दिल तोड़ दिया था। फिर वह जम जाती है और देखती है कि उसके सीने का जख्म भर गया है। इस तरह उसी पल उसे बेला की वह छवि याद आती है जिसमें उसने कहा था कि वह उसे अपना दिल दे देगी। फिर उसे यह दुखद एहसास होता है कि उसकी दोस्त ने उसे अंत तक प्यार किया और सचमुच उसे अपना दिल दे दिया। यह कितना खूबसूरत था, मैं यहाँ फूट फूट कर रो रही हूँ। वह आंसू बहाती है, सोचती है कि बेला ने ऐसा क्यों किया और गिरकर सिसकने लगती है। मुख्य पात्र बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि बेला दुनिया की सबसे दयालु इंसान थी और एक मक्खी को भी चोट नहीं पहुंचाती थी। हालांकि उसे वह हार याद है जो उसने युद्ध में नष्ट कर दिया था, और जिस क्षण उसने उस वस्तु को कुचला, बेला फिर से अपनी असली पहचान में आ गई। एलेन को यकीन था कि बेला अपनी मर्जी से कभी किसी पर हमला नहीं करेगी, और उसे जल्द ही हार पर बने जादुई निशान याद आ गए। उनमें वैसी ही ऊर्जा थी जैसी उस जगह पर थी जहां उसने बेला को पाया था। उसके बाद वह एक कागज का टुकड़ा लेती है और अपने अंगूठे को तब तक काटती है जब तक उसमें से थोड़ा खून नहीं निकलने लगता। तेजी से वह कोशिश करती है हार पर बने निशान की डिजाइन याद करने के लिए, लेकिन उसे बीच में बनी आंख का सिर्फ छोटा सा आकार याद है। रेखा चित्र बनाते हुए वह सोचती है कि उसे नहीं पता कि बेला के साथ यह किसने या किस चीज ने किया, लेकिन वह उन्हें जरूर ढूंढ लेगी और मैं उन्हें इसकी सजा दूंगी। फिर एलेन की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वह सोचती है कि अगर कोई ऐसा होता जो बेला का खून अमरता के लिए चाहता, तो वे उसे आसानी से खत्म कर देते, न कि उसे नियंत्रण खोने और सब कुछ नष्ट करने के लिए मजबूर करते। हमारी नायिका खुद को लंबे समय तक चलते हुए पाती है, लेकिन पौधों की पत्तियों के बीच उसे घरों का एक भी निशान नहीं मिलता। वह सोचती है कि एस्फेल, लॉयर और री का क्या हुआ होगा, क्योंकि महल के पास किसी का कोई निशान नहीं था। उसे याद आता है
कि महल खुद खंडहर बन चुका था। हालांकि पत्तों के मैदान में आगे राक्षसों की उपस्थिति से उसके विचार बाधित होते हैं। वह झाड़ियों से चुपके से गुजरती है और महसूस करती है कि वहां कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सेबेका के पास इतने सारे राक्षस नहीं होने चाहिए। इस प्रकार का जीव विपत्ति से पैदा होता है, लेकिन यह इतनी जल्दी प्रजनन नहीं कर सकते। एलिन सोचती है कि उसे जितना हो सके कम शोर करना चाहिए। हालांकि ठीक उसी क्षण योद्धा के ठीक ऊपर एक उड़ता हुआ राक्षस प्रकट होता है। वह ऊपर देखती है और पहले से ही जानती है कि उसे घृणित प्राणियों ने देख लिया है। इस प्रकार नायिका राक्षसों का सामना करती है और चुप रहने की योजना त्याग देती है। दृढ़ संकल्प से भरी वह आगे बढ़ती है और एक एक करके राक्षसों का सफाया करती है। तलवारबाज को अपना शरीर हल्का महसूस होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़ते समय उसका मन कम नहीं होता। हमारा नायिका जानती है कि वह अपने सामान्य रूप से अलग है, क्योंकि आमतौर पर तलवारबाजी की तकनीकें बहुत ज़्यादा मान खर्च करती हैं। इसलिए वह सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके साथ ही हम एलिन की यादों में लौटते हैं और वह थकी हुई बेला से पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसका मान अनंत है। बेला पूछती है कि प्रशिक्षु ऐसा क्यों पूछ रहा है, और लड़की जवाब देती है कि चुड़ैल पूरे दिन उसके साथ प्रशिक्षण ले रही थी और उसमें थकान का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। विचार करते हुए गुरु समझाता है कि ऐसा नहीं है कि उसका मान अनंत है, लेकिन यह कभी नहीं घटता है, जिससे एलिन और भी ज्यादा उत्सुक हो जाती है। बेला जल्द ही समझाती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह एक डायन है और डायनें मानवीय भावनाओं और मन के मेल से बनती हैं। एक डायन का हृदय तब बनता है जब अनंत जीवन और सुंदरता की मानवीय इच्छा मन के साथ मिल जाती है, और यही कारण है कि डायनें हमेशा जीवित रहती हैं, क्योंकि वे अपने भीतर उस एकता को समेटे रहती हैं और मन से उनका गहरा संबंध भी होता है। बेला के शब्दों को याद करते हुए मुख्य पात्र अब समझती है कि उसका मन कम क्यों नहीं होता। उसे लगता है कि उसे बेला की जादुई शक्तियां उसके दिल की वजह से मिली होंगी। फिर वह राक्षसों पर तब तक प्रहार और पराजय करती रहती है जब तक कि उसे दूर एक शहर दिखाई नहीं देता। उसे तुरंत लगता है कि शायद उसे गांव में कुछ जवाब मिल जाए। इसलिए एक प्रतिष्ठान में प्रवेश करते हुए वह वहां एक महिला का अभिवादन करती है और उसका स्वागत करती है। हालांकि इला का रूप इतना भयावह है कि वह महिला घबरा जाती है, जबकि तलवार चलाने वाली महिला पूछती है कि क्या वह कुछ प्रश्न पूछ सकती है। अगर मुझे ऐसी महिला दिखाई दे तो मैं भी भाग जाऊंगा। मेरी दुकान में घुसने वाली महिला, यह कहते हुए महिला अभी भी डरी हुई पूछती है कि क्या हो रहा है, और एलिन पूछती है कि तारीख क्या है। हकलाते हुए रसोइया जवाब देती है कि आज 5 फरवरी है, जिससे नायिका को लगता है कि वह लगातार 5 दिन सोती रही। इसलिए वह पूछती है कि सेबेका के बचे हुए लोगों का क्या हुआ और क्या उनमें से कुछ इस गांव में हैं। लेकिन उस महिला को यह भी नहीं पता कि एलिन किस बारे में बात कर रही है। हमारी नायिका स्थिति को समझाने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या संयोग से कोई जीवित नहीं बचा है। लेकिन महिला अभी भी एलिन के सवालों को समझ नहीं पा रही है, क्योंकि सेबेका त्रासदी 20 साल पहले हुई थी। महिला कहती है, जिससे नायक स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि घटना को इतना समय हो गया है। इसी वजह से रसोइया पूछता है कि क्या एलेन नशे में है, क्योंकि 20 साल पहले हुई किसी घटना के बचे हुए लोगों की तलाश करना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। एलेन सदमे में है, सोचती है कि फिल्म कैलेंडर में साल 532 नहीं बल्कि 512 होना चाहिए। फिर हम फिल्म के दूसरे हिस्से पर आते हैं। कहानी में एक युवती को गिरते हुए देखें, जो कह रही है कि उसे अपने सामने खड़े आदमी को मार देना चाहिए था। युवक उसकी ओर देखता है, लेकिन वह पूरी तरह से जमीन पर गिर जाती है, गंभीर रूप से घायल। उसी हालत में पड़े अन्य शवों के बगल में क्रोधित तलवारबाज कहता है कि उसने अपना अस्तित्व ही नष्ट कर लिया है। इसके बाद एक और लाल बालों वाला तलवारबाज पूछता है कि क्या उन लोगों ने इस हत्यारे को भी भेजा था। दूसरी ओर एक महिला टिप्पणी करती है कि कोई सोचेगा कि वे लोग अयोग्य व्यक्तियों को भेज भेज कर थक गए होंगे, अब तक उसे नीचे गिरा दिया गया होगा। हालांकि बैंगनी आंखों वाला आदमी कहता है कि सब ठीक है। 1 या 2 हत्यारे किस लिए हैं? वह पूछता है। मुझे इसकी आदत हो गई है, वह आगे कहता है।
और हमें पता चलता है कि वह री और फाइलॉन के लॉर्ड का ड्यूक और फाइलॉन के दिवंगत क्राउन प्रिंस लॉयड का बेटा है। 16 साल की उम्र में तलवारबाज बनने के बाद उसने किलियाड की धरती को बर्बादी से बचाया और चमत्कारों के राजा के रूप में जाना जाने लगा। री अब फिलरिस नाइट्स का नेता भी है, जो अपने युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध कुलीन शूरवीरों का एक समूह है। लेकिन फिर भी यह सिलसिला यही नहीं रुकता। उसे डायन का बेटा होने के कारण लोगों की नफरत से बचाने के लिए जल्द ही री हत्यारे की गर्दन पर चाकू तानती है और कहती है, बस यही बची है। वह दृढ़ता से वादा करता है कि अगर वह बता दे कि इस सब के पीछे कौन है तो वह उस महिला की जान बख्श देगा। हालांकि दुश्मन बस मुस्कुराता है और कहता है कि उसमें हिंसा की वह प्यास नहीं है जिसकी उसे उम्मीद थी। वह उसे घूरती है और कहती है कि उसे और उम्मीद थी, क्योंकि उसकी आंखें उस शापित डायन जैसी ही हैं। लाल बालों वाला आदमी चिल्लाता है कि वह कैसे ऐसा कहने की हिम्मत तो करता है, लेकिन रीज अपने दोस्त को कुछ भी करने से रोक देता है। ए भी चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ हत्यारा पूछता है कि क्या वह जानता है कि उसकी मां के किए पर कितने लोग दुख के आंसू बहाते हैं। फिर वह बताती है कि वह अकेली नहीं है जो उसे मरना चाहती है, कई लोग भी यही चाहते हैं। फिर वह ड्यूक से कहती है कि वह उसके कहे शब्दों को अच्छी तरह याद रखे। उस महिला ने उसे जो अपमान दिए थे, जिसमें उसने उसे डायन का बेटा होने के कारण सारे दुखों का कारण बताया था, वे आज भी उसके मन में गूंज रहे हैं, जिससे ड्यूक बहुत गंभीर हो जाता है। स्थिति को देखते हुए तलवारबाज की साथी कहती है कि वह नौकरों को दूसरा खाना बनाने के लिए भेज देगी, लेकिन अपनी तलवार साफ करते हुए री कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह अपना दस्ताना ज़मीन पर फेंक देता है, अपने साथियों की ओर पीठ कर लेता है और कहता है कि उसकी भूख मर गई है। इसके बाद हम एलेन के पास लौटते हैं और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि 20 साल बीत चुके हैं। वह क्षितिज की ओर देखती है और कल्पना करती है कि री उस समय बस एक बच्ची थी और वह कुछ नहीं कर सकती थी। फिर वह सोचती है कि लॉयड और एसेल ने बेला को रोकने की कोशिश की होगी, क्योंकि वे उसे उस हालत में बिल्कुल नहीं छोड़ते। हालांकि चूंकि एलेन को अकेले ही चुड़ैल से लड़ना था, इसलिए वह सोचती है कि शहर पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो गई। इस प्रकार हमारी नायिका को लगता है कि वह जिस चीज के लिए जीती थी अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा और वह सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर वह सीढ़ियों से नीचे जाती है और उस जगह की मालकिन पूछती है कि एलेन क्या कर रही है और क्या उसे नींद नहीं आ रही है। एलेन जवाब देती है कि उसे बस सोच रही थी कि क्या उसे थोड़ा पानी मिल सकता है। बुजुर्ग महिला तुरंत कहती है कि वह थोड़ा पानी देगी और पूछती है कि क्या एलेन को और कुछ नहीं चाहिए, और एलेन मना कर देती है। लेकिन यह कहते ही शराब खाने की मालकिन के चेहरे पर आश्चर्य छा जाता है और नायक भी चौंक जाता है। वह मेहमान को बताती है कि वह सूप बनाएगी और पूछती है कि क्या योद्धा को कुछ चाहिए, लेकिन एलेन फिर से मना कर देती है, कहती है कि उसे भूख नहीं है। हालांकि वह महिला इला के जवाबों को अनसुना कर देती है और कहती है कि वह उसके लिए कुछ लाएगी। नायक यहाँ तक की कोशिश भी करता है, उसे रोकते हुए कहते हैं कि उसे सिर्फ पानी चाहिए, लेकिन महिला उसकी एक भी बात नहीं सुन रही है। थोड़ी बहस के बाद सूप खत्म हो जाता है और रसोइया एलेन से कहती है कि वह अच्छे से खाए, क्योंकि उसे लगता है कि उसे अपने पेट में कुछ खाना डालना होगा। वह सूप वाकई बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, यहाँ तक कि मुझे भी भूख लग गई। रात के खाने के लिए बैठते हुए परिचारिका पूछती है कि क्या एलेन एक यात्री है, क्योंकि उसे याद नहीं है कि उसने उसे उस क्षेत्र में देखा था। इससे पहले कि नायक जवाब देता है कि ऐसा ही कुछ है, फिर बुजुर्ग महिला उत्साहित होकर कहती है, सेबिका के आसपास के जंगल में राक्षसों का आतंक छा जाने के बाद से अब कोई भी उस इलाके में नहीं जाना चाहता। यह जानकर एलेन समझ जाती है कि वह सराय में अकेली मेहमान क्यों है। परेशान होकर सराय मालिक बताता है कि वहां अकेले काम करना बहुत दुखद है और वह सचमुच चाहती है कि उसका बेटा वापस आ जाए। मौका पाकर मुख्य पात्र पूछता है कि क्या उसका कोई बेटा है। वह मुस्कुराती है और खुशी से पुष्टि करती है कि उसका कोई बेटा है। फिर पूछती है कि क्या एलेन ने कभी नाइट्स ऑफ फिल के बारे में सुना है। उसका बेटा 1 महीने पहले उनके साथ शामिल हुआ था। नायक को उस नाम का कोई भी शूरवीर ऑर्डर याद नहीं आता और वह उनके बारे में पूछता है। मजाक में शराब खाना मालिक पूछता है कि एलेन किस गुफा में रह रही है।
क्योंकि उन शूरवीरों के बारे में तो दूर दराज के लोगों ने भी सुना होगा, खासकर जब से उनका सेनापति कोई और नहीं बल्कि ड्यूक ऑफ किलार्ड, उस चुड़ैल का कुख्यात बेटा, बन गया। यह सुनकर एलेन अपना चम्मच सूप में पटक देती है और डर के मारे लगभग मरती हुई वह महिला पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। नायक तुरंत पूछता है कि क्या उसने चुड़ैल के बेटे का जिक्र किया था, और महिला कहती है, हाँ, स्वयं फाइलॉन के ड्यूक रे। यह सुनते ही धीरे धीरे नायिका यह जानकर रोने लगती है कि उसकी प्रिय री अभी भी जीवित है। शराबखाना मालिक पूछता है कि एलेन क्यों रो रही है, और सोचता है कि तलवारबाज महिला अब तक की सबसे अजीब व्यक्ति है जिससे वह मिली है। अचानक मेहमान मेज पर जोर से दस्तक देती है और पूछती है कि ड्यूक अब कहाँ है। उलझन में महिला जवाब देती है कि वह आमतौर पर किलार्ड स्थित अपनी संपत्ति पर ही रहता है। हम अपना ध्यान उस शहर की ओर मोड़ते हैं जहां एक सैनिक नींद से मर रहा है। कुबकर वह अपने दोस्त से कहता है कि अब इस इलाके में कुछ भी दिलचस्प नहीं होता, लेकिन दूसरा तर्क देता है कि महल की दीवारों के ठीक सामने एक राक्षस का घोंसला है, और पूछता है कि क्या उसे इसकी चिंता नहीं है। काले बालों वाला योद्धा आगे कहता है कि उन पर किसी भी क्षण राक्षस हमला कर सकते हैं, और दूसरा कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शूरवीर तुरंत आएंगे और उसका ध्यान रखेंगे। ज्यादा गंभीर योद्धा अपने साथी को बेवकूफ कहता है और उसे याद दिलाता है कि ज्यादातर शूरवीर किसी और पर हैं, मिशन कहीं बाहर है, लेकिन बेफिक्र आदमी को इसकी कोई परवाह नहीं है, और वह कहता है कि महल जादू से सुरक्षित है और जब तक कुछ घटित न हो जाए कोई भी राक्षस उनके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्हें एक सिहरन महसूस होती है और उत्साहित आदमी पूछता है कि वह क्या था। वह यह भी सोचता है कि क्या वे राक्षसों के बारे में बात करके बदकिस्मत थे। फिर क्रोधित होकर वह सवाल करता है कि एक राक्षस इतने करीब कैसे आ गया, जबकि उसे लगा था कि किले की जादुई दीवारें उन्हें आसानी से पीछे हटा देंगी। काले बालों वाला आदमी घबरा जाता है और चिल्लाता है कि वे सब मरने वाले हैं, जबकि दूसरा एक नज़र डालता है और कहता है कि उन्हें इसकी सूचना देनी होगी और कैसे भी पूछना होगा। जब उसे पता चलता है कि यह वास्तव में महल के पास एक व्यक्ति है, तो वह बीच में ही रुक जाता है। इस प्रकार दोनों नीचे देखते हैं और हमारी प्रिय नायिका को देखते हैं। एलिन हल्की और मुस्कुराती हुई विनम्रता से पूछती है कि क्या वे उसके लिए द्वार खोल सकते हैं। इसके साथ ही तलवारबाज को नाइट्स लेल की दूसरी इकाई के स्वागत कक्ष में ले जाया जाता है। ऑर्डर ऑफ फिल्वेस के लेफ्टिनेंट पूछते हैं कि क्या एलिन ने सचमुच समय बचाने के लिए राक्षस के घोंसले को काट दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के एलिन जवाब देती है कि उसने ऐसा किया था, बिल्कुल वैसा ही। लेल तुरंत अविश्वास से भर जाता है और पूछता है कि क्या वह पागल है और क्या उसे पता है कि उसने अभी क्या कहा, क्योंकि एक गलत कदम और वह राम्स पर्वत पर पहुंच जाती, एक ऐसी जगह जिसे यूं ही मॉन्स्टर नेस्ट नहीं कहा जाता। अपने हाथों से हल्के से इशारा करते हुए एलिन बताती है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था जो उसे एक हफ्ते से भी कम समय में महल तक पहुंचा सकता था। फिर लेल अपनी बाहें क्रॉस करके इतनी जल्दी का कारण पूछता है। हमारा नायक जवाब देता है कि ऐसा उनकी प्रवेश परीक्षा के कारण है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 2 दिन में समाप्त हो रही है, और अगर तलवारबाज महिला कोई दूसरा रास्ता अपनाती तो वह परीक्षा के लिए समय पर नहीं पहुंच पाती। वह दृढ़ निश्चय के साथ कहती है कि उसे किसी भी हाल में नाइट्स ऑफ फिल्म में शामिल होना ही होगा। इसके साथ ही लेल पूछती है कि क्या योद्धा ने उन सभी राक्षसों को सिर्फ परीक्षा के लिए समय पर पहुंचने के लिए हराया था, क्योंकि वह परीक्षा हर साल होती है। इस प्रकार नायिका और अधिक गंभीर हो जाती है और सोचती है कि वह सच नहीं बता सकती, क्योंकि वे कभी विश्वास नहीं करेंगे कि वह पिछले 20 सालों से सो रही थी। इसके अलावा उसे समझ नहीं आ रहा कि वह री को कैसे बताएगी कि उसकी मां की मौत का कारण वही है। वह जल्दी से एक कहानी गढ़ने का फैसला करती है और कहती है कि उसके पास पैसे नहीं थे और उसने सुना था कि नाइट्स बहुत अच्छा वेतन देते हैं। ये बातें सुनकर लेफ्टिनेंट चिढ़कर आह भरता है और कहता है कि एलिन जैसे कई मूर्ख सिर्फ पैसों के लिए इस संगठन में शामिल हुए हैं, और ऐसे लोग पहली परीक्षा भी पास नहीं कर पाए या नाइट्स के तौर पर 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाए। लेकिन एलिन बताती है कि यही एकमात्र कारण नहीं है जिसके लिए वह इसमें शामिल होना चाहती है। आदेश और कहती है
मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे किसी की रक्षा करनी है। हालांकि ज्यादा खुलासा न करते हुए वह कहती है कि किसी की रक्षा करने का मतलब उसके परिवार से है। लेल मानता है कि एलेन में हुनर है। पहाड़ों से हर कोई जिंदा नहीं निकलता, लेकिन वह चेतावनी देता है कि उसे समझना होगा कि यह नाइट ऑर्डर बाकियों जैसा नहीं है। इस समूह को विभिन्न संस्थाओं और घरों के नाम पर लड़ने के लिए नियुक्त किया गया है। वे उन शापित जीवों का सफाया करने के लिए राक्षसों से ग्रस्त जगहों पर जाते हैं और उन्हें उन अभियानों के बदले में अच्छी खासी रकम मिलती है। इसलिए वह समझाता है कि इसीलिए उनका वेतन दूसरे शूरवीरों से ज्यादा है। और वह पूछता है कि क्या एलेन समझती है। नायक दृढ़ता से जवाब देता है कि वह समझती है। फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि वह उसे परीक्षा देने से नहीं रोक सकता, लेकिन वह उससे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की विनती करता है। अगर तुम अपने प्रियजनों की रक्षा करते हुए मर जाओ तो उनका क्या होगा? वह पूछता है। वह आगे कहता है कि वह एलेन को सुझाव देता है कि वह कोई और सुरक्षित सेना खोजे, भले ही वे उसे पैसे दें। हालांकि चुड़ैल जैसे दिल वाली महिला तुरंत कहती है कि वह मरेगी नहीं, बल्कि अपने परिवार की रक्षा के लिए जिंदा रहेगी और वह किसी प्रियजन को फिर कभी नहीं खोना चाहती। किसी को फिर से खोना शब्द सुनकर लेल सोच में पड़ जाता है। यह कहते हुए लेफ्टिनेंट इसे स्वीकार कर लेता है। कहता है कि उसने अपना काम कर दिया, लेकिन यह लड़की का अंतिम संस्कार है। खड़े होकर वह कहता है कि वह एलेन के लिए एक कमरा तैयार कर देगा और वह इस बीच नहा सकती है। कल वह उसे दिखाएगा कि वह कहाँ पंजीकरण करा सकती है। नायक उसे धन्यवाद देता है और लेल उसे शुभ रात्रि की शुभकामनाएं देता है। बाहर सिपाही जानता है कि एलेन कोई साधारण लड़की नहीं है और सोच रहा है कि शूरवीरों में शामिल होने के उसके असली कारण क्या होंगे। हालांकि यह भी संभव है कि वह महिला सिर्फ भाग्यशाली हो। चाहे ऐसा हो या न हो, लेल कहता है कि उसे कल ड्यूक को इसकी सूचना देनी चाहिए। रात हो जाती है और नायक विशाल महल में आराम करता है। उसके सपनों में उन पलों की छवि आती है जब वह रीज और अपने सभी प्रियजनों के साथ खेलती थी। छोटा लड़का उसके बालों का एक गुच्छा पकड़े हुए है और एलेन पूछती है कि क्या उसे उसके बाल इतने पसंद हैं, और रीज जवाब देता है कि बहुत सुंदर हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए नायक पूछता है कि उसे कौन से बाल ज्यादा सुंदर लगते हैं, उसके या उसकी माँ के। बिना किसी हिचकिचाहट के नन्ही री जवाब देती है कि उसकी माँ के बाल ज्यादा अच्छे हैं। बेला को यह बहुत प्यारा लगता है और ऐसे एलेन से कहती है कि इसे दिल पर न ले। तभी लॉयर प्रकट होता है और तलवारबाज उसका अभिवादन करने के लिए मुड़ती है, लेकिन नायक को एक घायल और विकृत राजकुमार का दृश्य दिखाई देता है। चौंक कर एलेन पीछे हट जाती है, लेकिन जल्द ही जमीन के नीचे उसका जीवन बिखरने लगता है। अचानक चुड़ैल के पीछे एक नकाबपोश आदमी प्रकट होता है, उस पर वार करने के लिए तैयार। हमारी नायिका अपनी दोस्त को सावधान रहने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। हालांकि यह चेतावनी काफी नहीं है और बेला की हत्या उसके साथी के सामने ही कर दी जाती है। इस दुस्वप्न के बाद एलेन सदमे और इनकार में जागती है। वह चुड़ैल को पुकारती है, खिड़की की ओर देखती है और महसूस करती है कि यह सब सिर्फ एक सपना था। उसे लगता है कि उसे शांत होने की जरूरत है। राजकुमारी जिंदा है और स्वस्थ है, दृढ़ निश्चयी है। वह खुद से वादा करती है कि वह फिर कभी वैसी नहीं होगी। निहत्था लेकिन री की आखिरी सांस तक रक्षा करेगा। कुछ देर बाद नायक रात की परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने लाइन में जाता है। क्लर्क नौकरी से उबकर अगले व्यक्ति को बुलाता है। फिर एलेन पूछती है कि क्या वह वहां फिलरेस के ऑर्डर के लिए पंजीकरण करा सकती है, और लड़का पुष्टि करता है। जल्द ही सुपरवुमन चेहरे पर मुस्कान लिए तंबू में प्रवेश करती है। उसे एलेन जैसी लड़की की उम्मीद नहीं थी और हकलाते हुए पूछती है कि क्या वह पंजीकरण कराने आई है, और नायक इसकी पुष्टि करता है। फिर वह उसे फॉर्म थमा देता है, जिसे सिपाही झटपट ले लेता है। नायक उसे धन्यवाद देता है और लाल बालों वाली लड़की पूरी तरह से मोहित हो चुकी होती है। यह सुनकर एलेन आह भरती है और गहरी उम्मीद करती है कि वह कल रीज को ढूंढ लेगी। दूसरी ओर ड्यूक अपनी संपत्ति में खिड़की से बाहर देखते हुए चिंतन कर रहा है। किसी ने अंदर आने के लिए कहा है और वह गंभीर भाव बनाए रखता है। दरवाज़ा सावधानी से खोलते हुए लेल एक क्षण का समय मांगता है, यह कहते हुए कि उसे अपने स्वामी को कुछ रिपोर्ट करनी है।
अपने अधीनस्थ की ओर मुड़कर राजकुमार उसकी ओर देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। कमरे में प्रवेश करते हुए लेफ्टिनेंट बताता है कि 2 दिन पहले कोई पहाड़ पार करके वहां पहुंचा था। रीज प्रभावित होता है और कहता है कि उस जगह से बहुत कम लोग यह कहानी सुनाने लौटे। लेल भी कहता है कि उसे पहले तो इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वह रुका और खुद मामले की जांच करने गया तो उसने आश्चर्यजनक रूप से एक लड़की को मिट्टी से लथपथ देखा। इस प्रकार उस लड़की ने कहा कि वह पूरी तरह से भाग्य से बच गई। लेकिन सभी जानते हैं कि कोई भी थोड़े से भाग्य से पहाड़ों को पार नहीं कर पाता। इस विचित्रता के कारण लेफ्टिनेंट को भी लगा कि वह महिला एक राक्षसी, लेकिन जल्द ही उसे यकीन हो गया कि वह इंसान है और सबसे ईमानदार किस्म की। सोचते हुए ड्यूक पूछता है कि क्या सैनिक ने उस अजीब औरत से पूछा था कि उसने पर्वत श्रृंखला क्यों पार की, और योद्धा ने कहा कि उसने पूछा था, लेकिन उसका जवाब और भी हैरान करने वाला था। लेल बताता है कि एलेन ने कहा था कि उसने पहाड़ियों को सिर्फ इसलिए पार किया ताकि आदेश की प्रवेश परीक्षा के लिए समय पर पहुंच सके, जिससे कुलीन स्तब्ध रह जाता है। ये शब्द युवा ड्यूक को उलझन में डाल देते हैं, और यह जानते हुए कि कहानी कितनी बेतुकी है, लेफ्टिनेंट फिर से पुष्टि करता है कि अविश्वसनीय रूप से यह सब सच है। वह देखता है। घड़ी की ओर इशारा करते हुए लेफ्टिनेंट ने टिप्पणी की कि उसने उस सुबह उस महिला को परीक्षा स्थल पर देखा था और उस समय वह दूसरा दौर पूरा कर रही होगी। जल्द ही राजकुमार एला के भर्ती पत्र मांगता है और अधीनस्थ उन्हें सौंप देता है। इस प्रकार वे ध्यान से दस्तावेज की जांच करता है। तभी अचानक वह हंसने लगता है और लेल उसकी प्रतिक्रिया से चौंक जाता है। कागज का विश्लेषण समाप्त करते हुए ड्यूक पूछता है कि क्या बताने के लिए और कुछ है, और लेफ्टिनेंट जवाब देता है कि बस इतना ही। फिर वह अधीनस्थ को बर्खास्त कर देता है। बाद में वह प्रवेश रिकॉर्ड पर एक और नज़र डालता है और उस पर एलेन का नाम लिखा हुआ देखता है। सोचते हुए उसे लगता है कि उसे यह नाम सुने हुए बहुत समय हो गया है। उसके बाद हम मुख्य पात्र के पास लौटते हैं, जो पहले परीक्षणों के बाद नाश्ता कर रही है। वह खुद से कहती है कि रीना तो प्रारंभिक परीक्षणों में था और ना ही दूसरे चरण में, और कल्पना करती है कि वह शायद अंतिम चरण तक दिखाई नहीं देगा। तभी एक गोरा लड़का आता है और पूछता है कि क्या एलेन के बगल वाली सीट भरी हुई है। हमारा मुख्य पात्र जवाब देता है कि नहीं, और युवक उसे धन्यवाद देता है। बैठते हुए लड़का बताता है कि उसने बैठने की जगह ढूंढी थी, लेकिन सब कुछ भरा हुआ था। लेकिन एलेन का नीला कंगन उसका ध्यान खींच लेता है और वह पूछता है कि क्या वह नाइट्स ऑफ फिल के लिए परीक्षा दे रही है, और तलवारबाज महिला इसकी पुष्टि करती है। खुश होकर युवक कहता है कि वह भी दे रहा है। हालांकि पृष्ठभूमि में एक आवाज आती है कि उसने किसी के चेहरे पर मुक्का मारा है। हमें जल्द ही पता चलता है कि यह पुरुषों का एक समूह बात कर रहा है और सबसे बूढ़ा व्यक्ति लॉर्ड मैकगफ लड़ाई की कहानी सुना रहा है। उसने ऐसा किया जबकि बाकी लोग हंस रहे थे। उसका दावा है कि यह परीक्षा बच्चों के खेल से भी आसान है। हालांकि गोरा लड़का इसे नापसंद करता है और कहता है कि वह आदमी असभ्य है क्योंकि वह ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो यह जगह उसकी अपनी हो। अपना नाइट ऑर्डर ब्रेसलेट दिखाते हुए बड़बोला लड़का कहता है कि यह इस बात का सबूत है कि उसने संगठन की सुबह की परीक्षा पास कर ली है। यह सुनकर लड़कों में से एक मैकगफ की तारीफ करता है और कहता है कि यह एक्सेसरी उस पर बहुत जंचती है। हालांकि एक और लड़का कहता है कि उनके बगल वाली महिला के पास भी ऐसा ही ब्रेसलेट है। इसके साथ ही स्वामी चिढ़ जाती है और यह मानने से इनकार कर देती है कि नायिका परीक्षा में पास हो गई क्योंकि वह बहुत दुबली पतली है, यह सोचकर कि उसने ही कंगन चुराया होगा। दोनों अपने साथी की बात से सहमत हैं, हालांकि वे अंदर ही अंदर जानते हैं कि मैकगफ में बहुत बड़ी हीन भावना है। चिढ़कर गोरी महिला एलेन से कहती है कि वह उन बेवकूफ़ों की बात न सुने, और तलवारबाज महिला बस यही सोच रही है कि ये लोग खाते खाते बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। फिर उम्मीदवार कहती है कि यह समूह बस मूर्खों का एक समूह है जो यह नहीं जानते कि आकार का कोई मतलब नहीं होता। कौशल एलेन, जो वहां मौजूद बाकी सभी से ज्यादा शांत थी, जवाब देती है कि सच कहूं तो उसे इन सब की कोई परवाह नहीं है। इस प्रकार नाराज होकर वह बड़बोला आदमी मेज पर जोर से मारता है और पूछता है कि क्या वे मजाक कर रहे हैं। मैकगफ कहता है
कि आजकल फिल्रस के शूरवीर इस तरह के लोगों को स्वीकार करके खुद को नीचा दिखा रहे हैं। वह कबूल करता है कि वह वहां सिर्फ पैसे के लिए है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अच्छे शूरवीरों की बजाय मूर्खों के झुंड में शामिल हो जाएगा। और एक दुष्ट नज़र से वह व्यंग्यात्मक ढंग से पूछता है कि एक चुड़ैल के शापित बेटे से वह और क्या उम्मीद कर सकता है, जिससे नायक बहुत निराश हो जाता है। च गया। फिर वह आदमी अपने साथियों की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वे उसकी बात समझ रहे हैं, और वे कहते हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए। फिर एलेन चापलूसी करने वालों में से एक को यह कहते हुए सुनती है, सच में यह उपाधि जादू, वूडू या ऐसे ही किसी और तरीके से मिली है। बात को और बदतर बनाने के लिए मैकगफ कहता है कि यह सच है, क्योंकि यही एक बिगड़ैल लड़का इतनी जल्दी ड्यूक बन सकता है। वह निष्कर्ष निकालता है कि उसके जैसे कीड़ों को मर जाना चाहिए। हालांकि वाक्य पूरा होने से पहले ही नाया उसके पीछे प्रकट होता है और उसे अपनी कही बात वापस लेने का आदेश देता है। चौंककर राजा पलट जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। एलेन दृढ़ और गंभीर बनी रहती है और उस बड़बोले आदमी से बार बार अपनी बात वापस लेने को कहती है। डराने के इरादे से खड़ा होकर वह बदमाश पूछता है कि क्या नायक उसे आदेश देने की कोशिश कर रहा है। मेरे बारे में जो चाहे कहो, लेकिन ड्यू के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत मत करना। एलेन गुस्से से भरी निगाहों से जवाब देती है। वह आदमी उसे बेइज्जत करता है, उसे मूर्ख कहता है और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराता है। फिर वह पूछती है कि क्या नायक चुड़ैल के बच्चे के पक्ष में है। इसके साथ ही एक जोरदार बड़बड़ाहट शुरू हो जाती है और तलवारबाज महिला उपस्थित लोगों की आंखों में घृणा और तिरस्कार का भाव महसूस कर सकती है। वह तुरंत सोचती है कि रीस ने ऐसा क्या गलत किया कि वे उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकार हम एक पल के लिए नाइस टेस्ट पंजीकरण तंबू में लौटाते हैं और एलेन राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसने वह सब कुछ पूरा कर लिया था जो उसे करना था। हालांकि लगभग उसी समय एक जोड़ा उसके पास से गुजरता है और लड़की टिप्पणी करती है कि फ्रेंच के शूरवीर घृणित हैं और पूछते हैं कि एक डायन के बेटे की सेवा कौन करना चाहेगा। लड़का कहता है कि लड़की थोड़ी कठोर हो रही है। फारिस भले ही सचमुच एक डायन का बेटा हो, लेकिन वह किलियॉर्ड का ड्यूक भी है और इस जगह के लिए बहुत अच्छा काम करता है। हालांकि गोरी लड़की उसे बीच में ही रोककर पूछती है कि आखिर उस युवक को इन सब के बारे में क्या पता, और वह पूरी तरह से गुस्से में अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि उसके दादा दादी को डायन ने मार डाला था और उसी डायन ने उसके शहर को एक ही रात में जला दिया था। गहरे आक्रोश के साथ वह कहती है कि एक डायन का खून, ड्यूक की रगों में एक हत्यारे का वास है और वह एक रक्षक बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह आगे क्या करेगा। यह सब सुनकर दर्द से भरी हुई एलेन को एहसास होता है कि पिछले 20 सालों में बेला का बेटा होने के कारण रीज ने कितनी तकलीफें झेली हैं। फिर हम वर्तमान में लौटते हैं और गोरी महिला उस बदमाश को फटकार लगाते हुए कहती है कि उसे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अगर वह दूसरों का अपमान करने में बिताए समय का उपयोग खुद की जांच करने में करता तो उसे समझ आ जाता कि वह एक अज्ञानी कूड़ा है। इस तरह मैकगफ अपनी चिड़चिड़ाहट के चरम पर पहुंच जाता है और पूछता है कि लड़के ने अभी क्या कहा। चाकू पकड़कर वह महत्वाकांक्षी शूरवीर पर झपटता है और चिल्लाता है कि वह उसे खत्म कर देगा। हालांकि ठीक उसी क्षण एलेन उस हमलावर का हाथ पकड़ लेती है और उस गुस्सैल आदमी को थोड़ा शांत होने के लिए कहती है। नायक कहता है कि वह आदमी साफ तौर पर पागल है, क्योंकि वह इतनी भीड़ के बीच चाकू चला रहा है। हैरान होकर मैकगॉफ पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि वह महिला इतनी ताकतवर क्यों है, लेकिन वह उन दोनों को कोसता रहता है और कहता है कि उन्हें इसका पछतावा होगा और पूछता है कि क्या वे पता नहीं वे किससे पंगा ले रहे हैं। फिर वह गुस्से से चिल्लाता है कि वह अला का महान माफिया है। फिर भी उस आदमी के घोर आक्रोश के बीच वहां एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। उसकी ओर देखते हुए नायक सवाल करता है कि इसका क्या मतलब है। एलेन के जवाब से मैकगफ और भी क्रोधित हो जाता है। उनके आसपास लोग बुदबुदाते हैं, कहते हैं कि उन्होंने यह नाम कभी नहीं सुना और उन्हें दूसरों की शर्मिंदगी महसूस हो रही है। फुसफुसाहट सुनकर बदमाश गुस्से से भरकर पूछता है, तलवारबाज ने उसका इस तरह मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की, और हमला करने के लिए आगे बढ़ती है।
लेकिन मुख्य पात्र आसानी से बच निकलता है। फिर वह खुद प्रतिद्वंद्वी के पेट में एक मुक्का मारती है, जिससे उसे तुरंत चक्कर आ जाता है। वह आदमी घुटनों के बल गिर जाता है और एलेन उसे आदेश देती है कि अगर वह दोबारा नहीं मारना चाहता तो दफा हो जाए। यह कहते हुए गोरी महिला ताली बजाती है और कहती है, यह अद्भुत था। वह प्रभावित होता है क्योंकि उसने अपने से दुगुने कद के आदमी को एक ही बार में हरा दिया था। इसलिए वह अपना हाथ बढ़ाता है, अपना परिचय सेसन के रूप में देता है और कहता है कि वह इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलकर खुश है और आशा करता है कि वे दोनों परीक्षा पास कर लेते हैं। एलेन प्यार से मुस्कुराती है और जवाब देती है कि उसे भी यही उम्मीद है। जल्द ही हम देखते हैं कि तलवारबाज ने कई राक्षसों को हराकर तीसरी परीक्षा पास कर ली। फिर एक शूरवीर तीसरे चरण के अंत की घोषणा करता है और उन सभी प्राणियों को एक साथ हराने वालों को बताता है। नायक के बगल में बैठा सेसन फुसफुसाता है कि उसे पता था कि वह परीक्षा पास कर लेगी। वह उसे धन्यवाद देती है और खुश भी होती है कि वह पास हो गया। हालांकि योद्धा को लगता है कि उसने री को कहीं नहीं देखा है और वह कल्पना करती है कि वह नहीं आएगा। उसके बाद लेल प्रकट होता है और उन्हें आदेश देता है कि वे उसकी बात ध्यान से सुने क्योंकि अंतिम परीक्षा से पहले वह नियम समझाएगा। वह निर्देश देता है कि अभ्यर्थियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा और वे घेरे में प्रवेश करेंगे और एक परीक्षक से द्वंद्व युद्ध करेंगे। उनका काम घेरे से बाहर कदम रखते हुए 1 मिनट तक युद्ध सहना है। घेरे की सीमा पर कदम रखने या आगे न बढ़ पाने पर तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर लेफ्टिनेंट पूछता है कि क्या किसी के कोई प्रश्न हैं और एलेन अपना हाथ उठाती है। वह पूछती है कि क्या ड्यूक उनका प्रतिद्वंद्वी होगा। लेल के जवाब देने से पहले ही एक और व्यक्ति आता है और सैनिक को पुकारता है। यह व्यक्ति पूछता है कि क्या सभी उम्मीदवार मौजूद हैं। हमारी नायिका उस व्यक्ति को ध्यान से देखती है और सोचती है कि क्या वह री है। उसे तुरंत जवाब मिल जाता है जब किलार्ड के ड्यूक अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि वह अंतिम प्रतिद्वंद्वी होंगे। आखिरकार वह व्यक्ति मिल जाता है जिसकी वह रक्षा करना चाहती है और राजकुमार को इतना बड़ा होते देखकर एलेन अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती। इस प्रकार लेल जवाब देती है कि जो भी पास हुआ है वहां परीक्षण है। फिर ड्यूक उम्मीदवारों की ओर मुड़ता है और कहता है कि वह मूल्यांकन करेगा कि कौन उसकी कमान के अधीन सेवा करने के योग्य है। इसलिए वह कहता है कि जब वे उसके खिलाफ लड़े तो कोई भी पीछे न हटे और पूछता है कि क्या वह स्पष्ट है। सभी एक स्वर में जवाब देते हैं कि वे समझ गए हैं। फिर लेफ्टिनेंट हीथरटा को सबसे पहले परीक्षा देने के लिए बुलाता है और बाकी उम्मीदवारों को प्रतीक्षा क्षेत्र में अपनी बारी का इंतजार करने का निर्देश देता है। घबराया हुआ पहला उम्मीदवार ड्यूक के पास जाता है और अपना परिचय देता है। बाकी उम्मीदवार आशंका से देखते हैं और जल्द ही लड़ाई शुरू हो जाती है। हीथर कमांडर पर हमला करती है, लेकिन एक आसान से कदम से री उस युवक को निहत्था कर देती है और उसे आसानी से हरा देती है। इससे द्वंद्व युद्ध देखने वाले सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इस प्रकार री अगले प्रतिद्वंद्वी को बुलाती है। एक एक करके ड्यूक उन्हें बिना जरा भी नुकसान पहुंचाए हरा देता है। सेसन टिप्पणी करता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी पास नहीं होगा और परीक्षक उसकी कल्पना से ज्यादा ताकतवर है। जल्द ही एक और गिर जाता है और लेल कहता है कि घेरे में अगली प्रवेश करने वाली मिस एलेन होगी। हमारी नायिका सहमत हो जाता है और री के आमने सामने खड़े होकर द्वंद्व युद्ध में उतर जाता है। राजकुमार उसे देखता है और पहचान जाता है कि यही वह महिला है जो पहाड़ों को पार करके वहां आई थी, प्रसिद्ध एलेन। वे अपनी स्थिति बनाते हैं और जोरदार युद्ध शुरू करते हैं। हालांकि हम नायक की यादों में जाते हैं और देखते हैं कि युवा राजकुमार द्वंद्व युद्ध की कोशिश में गिर जाता है। मुस्कुराते हुए एलेन कहती है कि उसने उसे कहा था कि वह इसके लिए बहुत छोटा है, लेकिन लड़का जिद करता है कि वह ऐसा कर सकता है और फिर से कोशिश करना चाहता है। लेकिन नायक पूछता है कि वह इंतजार क्यों नहीं करता जब तक वह थोड़ा बड़ा न हो जाए, क्योंकि वह अभी सिर्फ 3 साल का है। फिर भी री मुंह बनाता है और कहता है कि वह अब एलेन जैसा बनना चाहता है। तलवारबाज का दिल पिघल जाता है और वह एक शर्त पर उसे सिखाएगी। वह कहती है कि राजकुमार को वादा करना होगा कि वह अपनी क्षमता से ज्यादा खुद पर कभी दबाव नहीं डालेगा,
क्योंकि अगर वह वादा करता है तो योद्धा उसे तब तक प्रशिक्षित करेगी जब तक वह एक कुशल तलवारबाज नहीं बन जाता। फिर दोनों अपनी छोटी उंगलियां आपस में फंसा लेते हैं और वादा पक्का कर लेते हैं। इस प्रकार हम वर्तमान में लौट आते हैं और री गंभीर बनी रहती है। द्वंद्वयोद्धा एला सोच में पड़ जाती है क्योंकि वह वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन राजकुमार फिर भी एक कुशल तलवारबाज बन गया। हालांकि लड़ाई अभी भी तेज है और नायक की तलवार हल्की सी चटकने लगती है, जिससे वह चिंतित हो जाती है। ताकत के टकराव में ड्यूक टिप्पणी करता है कि एलेन एक आम कमजोर औरत से कहीं ज्यादा लगती है। फिर राजकुमार उसे पीछे धकेलता है और कई हमले करता है, जिससे नायिका दबाव महसूस करती है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी तलवार टूटेगी या नहीं, और 20 सेकंड तक चलता है। इसके साथ ही वी कहता है कि उसे हैरानी है कि वह इतने नाजुक हथियार से इतने सारे हमलों का सामना कैसे कर पाई, और उसका पतन इसलिए होगा क्योंकि वह खुद को ठीक से तैयार नहीं कर पाई। कुछ ही सेकंड में तलवार सचमुच 2 टुकड़ों में टूट जाती है और राजकुमार का हथियार एलेन को पूरी तरह से खत्म करने से बस कुछ सेंटीमीटर दूर रह जाता है, जिससे सैसन और भीड़ चिंतित हो जाती है। लेकिन एलेन तो एलेन है और वह ऊर्जा से बने ब्लेड से वार को रोकने में कामयाब हो जाती है। री आखिरकार हार जाती है। उसके स्थिर भाव को देखते हुए वह सोचता है कि क्या द्वंद्व युद्ध करने वाला इस तरह की क्षमता का उपयोग कर सकता है। अपना ब्लेड नीचे करते हुए वह देखता है कि नायिका कोई साधारण महिला नहीं है और उसे पूरी तरह से कौशलहीन न होने के लिए बधाई देता है। इस प्रकार उम्मीदवार एलेन परीक्षा पास कर लेती है। हमारी नायिका पूछती है कि क्या वह सचमुच पास हो गई है, और ड्यूक इसकी पुष्टि करता है। नायिका के चेहरे पर जल्द ही एक बड़ी मुस्कान आ जाती है और वह ड्यूक को तहे दिल से धन्यवाद देती है, मन ही मन प्रणाम करती है। वह बहुत उत्साहित है क्योंकि वह पास होने में सफल रही। उसे देखकर राजकुमार विचारमग्न रहता है और तलवारबाज महिला के नाम के बारे में सोचती है। समय बीतता है और किलाड़ के विशाल शाही हॉल में तुरही बजती है। रात्रि संस्कार समारोह शुरू होने वाला है और वे दोनों आखिरकार इस सब के अंत तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। फिर उन्हें बाईं ओर से शुरू करते हुए एक एक करके आगे बढ़ने का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार एलेन सिंहासन के बहुत करीब आती है और राजकुमार के सामने घुटने टेक देती है। वह री को कोमलता से देखती है और वह उसके कंधे पर तलवार रख देता है। ड्यूक कहता है कि उसे अपना पूरा दिल किलाड़ को समर्पित करना होगा और बदले में वे एला की महान शपथ का सम्मान करेंगे, अंधेरे में उसका मार्ग रोशन करेंगे और उसे प्रकाश का मार्ग दिखाएंगे। फिर वह पूछता है कि क्या नायक उसके प्रति शाश्वत निष्ठा की शपथ लेता है। मन ही मन तलवारबाज ने बहुत पहले ही यह शपथ ले ली थी और यह निश्चय कर लिया था कि वह अंत तक री की रक्षा करेगी क्योंकि बेला के प्रति उसकी यही ऋणी है। फिर उसे याद आता है जब चुड़ैल ने उसे अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन एलेन जानती है कि उसे ड्यूक को यह नहीं बताना चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि जब उसे यह पता चलेगा तो वह बहुत दुखी होगा। बेला का दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। उसके सामने खड़ी होकर वह तय करती है कि राजकुमार को कभी सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि वही है जिसे बेला और वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है, और वह इस दूसरे मौके का इस्तेमाल री को जितना हो सके खुश और सुरक्षित रखने के लिए करेगी। इस दृढ़ निश्चय के साथ वह जोश से कहती है कि वह हमेशा के लिए वफादारी की कसम खाती है। दृश्य समाप्त होता है और हम उस महल में जाते हैं जहां बहुत से लोग बातें कर रहे हैं। भीड़ के बीच में सैसन पूछता है कि क्या वे सभी लोग भी उनकी और एलेन की तरह शूरवीर हैं। तो भी यह प्रभावशाली लगता है। तभी लेफ्टिनेंट प्रकट होता है और सभी का ध्यान आकर्षित करने का अनुरोध करता है। वह कहता है कि अब जब वे एकत्र हो गए हैं तो स्वागत समारोह शुरू होगा और इसकी शुरुआत कुछ परिचयों से होगी। वह अपना परिचय लेल रॉयड के रूप में देता है, जो नाइट्स ऑफ फिलरेस का उपसेनापति और ड्यूक री ऑफ फेलॉन का लेफ्टिनेंट है। इसके बाद वह हिलियर रिस्टर का परिचय देता है, जो इस आदेश का भी उपसेनापति है। सब कुछ देखकर हमारी जोड़ी खुशी से तालियां बजाती है। उसके बाद लेल कहता है कि वह कार्य का अवलोकन देगा, उन्हें पूरा करना होगा। फिर वह समझाता है कि शूरवीरों की प्राथमिक जिम्मेदारी राक्षसों का सफाया करना है। मिशन कठिनाई और शूरवीरों की व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार चुने जाएंगे, और अगर उनकी सेवाओं का अनुरोध किया जाता है तो उन्हें किलॉड के अलावा अन्य क्षेत्रों को भी सुरक्षित रखना होगा। इस प्रकार
उपसेनापति यह निष्कर्ष निकालता है कि वे बाकी सब कुछ सीखेंगे क्योंकि वे इस क्रम में अपना जीवन शुरू करते हैं। जल्द ही वह घोषणा करता है कि उसके पास ड्यूक का एक विशेष संदेश है और नायक ध्यान से सुनता है। लेल बताते हैं कि ड्यूक के निजी रक्षक का पद लंबे समय से खाली पड़ा है, इसलिए उनके अनुग्रह ने उनमें से किसी एक को इस पद के लिए स्वेच्छा से आगे आने का मौका दिया। फिर वे पूछते हैं कि क्या किसी को इसमें रुचि है, लेकिन कमरे में एक गहरी खामोशी छा जाती है। निराशा से आह भरते हुए लेफ्टिनेंट को पहले से ही पता था कि कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वे कहते हैं कि वे समझ गए हैं और अगले विषय पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन भीड़ के बीच में से एक व्यक्ति हाथ उठाता है और इस पद के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। प्रभावित होकर उपकमांडर पूछती है कि यह किसने कहा, और जाहिर है हमारी नायिका ही जवाब देती है कि वह स्वेच्छा से महामहिम के निजी रक्षक दल का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। कुछ सेकंड बाद बाकी लोगों के बीच गपशप फैलने लगती है। एलेन को पागल कहने और ऐसी ही अन्य बातें कहने लगते हैं। तलवारबाज महिला समझ नहीं पाती कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह सोचती है कि क्या उनमें से किसी को भी अपने सेनापति के लिए जरा भी सम्मान नहीं है, और उसे यह अविश्वसनीय लगता है। उसे देखकर एक भूरे बालों वाली महिला सोचती है कि क्या यह कुख्यात एलेन है। समय बीतता है और सीसन नायक से पूछता है कि स्वयंसेवा के बारे में उसके मन में क्या था, और फिर पूछता है कि क्या वह जानती है कि ड्यूक की निजी रक्षक बनने का क्या मतलब होता है। चिढ़कर तलवार चलाने वाली महिला जवाब देती है कि वह जानती है। इसका मतलब है कि उसे अपने कमांडर की रक्षा के लिए एक शूरवीर के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, और वह पूछती है कि क्या इसमें कुछ गलत है। सीसन खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पहले वाली महिला यह कहते हुए प्रकट होती है कि आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। इस प्रकार दोनों संदिग्ध नज़रों से उसकी ओर मुड़ते हैं। फिर महिला पूछती है कि क्या वह युवक सेसन वेस्टन है। गोरा युवक जवाब देता है कि वह है, और पूछता है कि वह कौन है। फिर महिला अपना परिचय सोफिया रजूलिस के रूप में देती है। कहती है कि उससे मिलकर खुशी हुई और वह 1 साल से नाइट है। वह पूछती है कि क्या मार्कुलेकर्स को प्रायोजित करने के बारे में सुनी गई अफवाह सच है। महिला पर शक करते हुए वह कहता है कि उसे लगा था कि वह भी उनकी तरह एक रिक्रूट है, और आश्चर्य करता है कि वह इला को क्यों नज़रअंदाज कर रही है। सोफिया फिर पूछती है कि वे दोनों क्या कर रहे हैं। इतनी सुनसान जगह पर अकेले होने के बावजूद वह पहले ही गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाती है। सेसन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और एलेन उस महिला की ओर पीट करके चली जाती है। वेस्टन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुख्य पात्र कहता है कि उसे जाना होगा क्योंकि उपकमांडर ने कहा था कि वह उससे मिलना चाहता है। और जहां सेसन अपने दोस्त के बारे में चिंतित दिखता है, वहीं सोफिया गंभीर भाव से बस देखती रहती है। कुछ देर बाद एलेन महल के गलियारों से गुजरती है और देखती है कि बाहर बर्फ पड़ रही है और आह भरती है। मुख्य पात्र खुशी से कहता है कि 20 सालों में यह पहली बर्फबारी थी जो उसने देखी थी। तभी एक काला घोड़ा बर्फ में उसकी ओर आता है, और वह समझ नहीं पाती कि वह जानवर इतनी अनोखी जगह पर क्यों भटक रहा है। वह उसके पास जाती है और उसे प्यार से सहलाती है। फिर वह घोड़े से पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रहा है और उसका मालिक कहाँ है। जल्द ही कोई आता है और बताता है कि जानवर का नाम निक्स है। वह व्यक्ति खुदरी है जो स्वीकार करती है कि वह उससे प्रभावित है, क्योंकि आमतौर पर मेयर उसके अलावा किसी को भी पास नहीं आने देते। ड्यूक के अचानक आने से एलेन थोड़ा चौंक जाती है और वह अपने कमांडर का अभिवादन करती है। निक्स को सहलाते हुए राजकुमार पूछता है कि क्या वह लेडी एलेन है, और नायक इसकी पुष्टि करता है। री कहता है कि उसने सुना है कि उसने स्वेच्छा से उसकी निजी रक्षक बनने के लिए कहा था, और वह जो कहने वाला है वह अजीब लग सकता है क्योंकि उसने इस पद के लिए स्वयंसेवकों की मांग की थी। लेकिन वह सुझाव देता है कि एलेन अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। जैसी कि उम्मीद थी, हमारी नायिका माफ़ी मांगती है और जवाब देती है कि वह इस सुझाव को नहीं मानेगी। इस प्रकार ड्यूक बताता है कि उसके पास अब तक जितने भी अंगरक्षक रहे हैं वे पद ग्रहण करने के तुरंत बाद ही मारे गए थे। जब वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे, उसे उन लोगों से बचाने के लिए जो उसे मरवाना चाहते हैं। इसलिए उसे कोई कारण नहीं दिखता कि उसके साथ कुछ अलग हो। इसलिए वह कहता है कि अगर वह गलत सम्मान की भावना से ऐसा कर रही है
तो वह सुझाव देता है कि जब तक वह कर सकती है उसे छोड़ देना चाहिए। रीस के कारणों को सुनकर मुख्य पात्र हैरान रह जाता है कि उसके प्रिय की जान लगातार खतरे में है और वह सोचती है कि नाइट्स ऑफ फिलरिस देश के सबसे ताकतवर लोगों से बना है। अपनी तलवार पकड़े हुए एलेन कहती है कि वह उसके पूर्व रक्षकों के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वादा करती है वह नहीं मरेगी। व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए री पूछती है कि उसे इस बात का इतना यकीन कैसे है। नायक जवाब देता है कि जब वे लड़े थे तब उसने उसकी ताकत देखी थी। उसके पास आकर वह कहती है कि उसे मरना बहुत मुश्किल है। यह कहते हुए ड्यूक तलवारबाज को देखकर हैरान रह जाता है और वह एलेन को अपनी निजी रक्षक बनने की अनुमति दे देता है। इससे नायक बहुत खुश होता है और वह उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है और अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा करती है। उलझन में राजकुमार पूछता है कि एलेन उस स्थिति को लेकर इतनी खुश क्यों है जहां उसे आसानी से मारा जा सकता है। एलेन जवाब देता है कि अब वह 24 घंटे हर समय उसकी रक्षा कर सकेगी। मेयर की लगाम खींचते हुए कमांडर कहता है कि नायिका बहुत अजीब है, लेकिन फिर भी वह उसे कल अपने कार्यालय जाकर अपना काम शुरू करने का निर्देश देता है। खुशी से योद्धा कहती है कि वह पूरी तरह समझती है। फिर राजकुमार सर पर दौड़ता है और अपने नए अंगरक्षक को शुभ रात्रि कहता है। इस तरह वह चला जाता है और जैसे ही वह अलविदा कहती है, एलेन सोचती है कि अब री को उन सभी भयानक परिस्थितियों से अकेले नहीं गुजरना पड़ेगा जिनसे वह गुजर रहा है, और वह वादा करती है कि वह ड्यूक का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। बर्फ के बीच राजकुमार को नायिका की उस बात के बारे में जानने की उत्सुकता होती है कि वह 24 घंटे उसकी रक्षा करती है, और एक बार फिर उसे यकीन हो जाता है कि वह वाकई एक बहुत ही अजीब औरत है। दिन बीतता है और रीस की निजी रक्षक के रूप में एलेन का पहला दिन आ ही जाता है और अब वह हर समय उसके साथ रह सकेगी। वह उसे जल्द से जल्द देखना चाहती है। हालांकि उसे यह अजीब लगता है कि उपकमांडर के कार्यालय का दरवाज़ा बंद है। खुला झांकने की कोशिश करते हुए उसे किसी की गुस्से से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही है कि वे समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा और पास जाने पर मुख्य पात्र को पता चलता है कि यह आवाज़ जानी पहचानी है। कमरे को गौर से देखते हुए तलवारबाज सोच में पड़ जाती है कि क्या उपसेनापति ने किसी को अपने कार्यालय में इसलिए बुलाया है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वे अंदर बहस कर रहे हैं। यह महिला गपशप करती है ना? कमरे के अंदर हम लेल को किसी से कहते हुए देखते हैं कि वह समझता है कि वह क्यों नाराज है, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जल्द ही हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति लेफ्टिनेंट है। जिस व्यक्ति से बात हो रही है वह कोई और नहीं बल्कि सोफिया है। चिढ़कर वह पूछती है कि वे उसे अपने ग्रेस की निजी रक्षक क्यों नहीं बनने देंगे, क्योंकि जब उसने कोशिश की थी तो ड्यूक ने कहा था कि एक अंगरक्षक केवल उसके रास्ते में आएगा, लेकिन अब वह बिना कुछ कहे एलेन को उसी पद के लिए स्वीकार कर रहा है। वह सवाल करती है कि नायिका के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। इसके साथ ही वह शिकायत करती है कि सच तो यह है कि ड्यूक को निजी रक्षक रखने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह बस उसे नहीं चाहता। इस प्रकार वह घर छोड़ देती है। कमरे में गुस्से से भरी लेल उसे वापस बुलाने और स्थिति को शांत करने की कोशिश करती है। सोफिया जोर से दरवाज़ा बंद कर देती है और उसकी नज़रें गुस्से से भरी एलेन से मिलती हैं। युवती जानबूझकर एलेन से टकरा जाती है। तभी लेफ्टिनेंट भी प्रकट होता है और माफ़ी मांगता है क्योंकि नायक को वह स्थिति देखनी पड़ी थी, और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए योद्धा पूछता है कि अभी क्या हुआ। अभी भी थोड़ा शर्मिंदा उपकमांडर कहता है कि उन्हें ड्यूक के कार्यालय जाना होगा और वह रास्ते में जो हुआ उसे समझाएगा। फिर चलते हुए गलियारों से गुजरते हुए लेल लेडी सोफिया के अशिष्ट व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है। वह पूछता है कि क्या तलवारबाज ठीक है, क्योंकि उसने कुछ मिनट पहले दूसरी महिला को जोर से धक्का देते देखा था। एलेन जवाब देती है कि सब कुछ इतना बुरा नहीं था और वह ठीक है। हमारी नायिका कहती है कि उसे नहीं पता था कि सोफिया ने राजकुमार की निजी रक्षक बनने के लिए भी स्वेच्छा से काम किया था, और लेफ्टिनेंट बताता है कि वह 1 साल पहले नाइट्स में शामिल होने के बाद ही यह पद चाहती थी। हालांकि री ने उसे उस पद पर स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे लेडी सोफिया ने आखिरकार जिद छोड़ दी। इसलिए वह एलेन से कहता है
कि कल्पना करो कि इस साल सोफिया को कितना आश्चर्य हुआ होगा जब ड्यूक ने बिना किसी हिचकिचाहट के नायक को इस पद के लिए स्वीकार कर लिया। तो जाहिर है वह इतनी नाराज है। यह सुनकर तलवारबाज महिला सोचती है कि क्या कोई और री की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत खुश हो जाती है। फिर काफी बातचीत के बाद वे ड्यूक के कार्यालय पहुंचते हैं। दोनों ड्यूक के अध्ययन कक्ष के ठीक सामने खड़े हैं। दरवाजे पर दस्तक देते हुए दरवाजे पर लेलरी को पुकारता है और कहता है कि वह लेडी एलेन को लाया है। हालांकि कोई जवाब नहीं देता और उन्हें बस सन्नाटा सुनाई देता है। जल्द ही लेफ्टिनेंट दरवाज़ा खोलने का फैसला करता है और कमांडर को आगाह करता है कि वह अंदर आ रहा है। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, कमरा खाली है। लेल को लगता है कि शायद वह प्रशिक्षण मैदान में है और कहता है कि कमांडर कभी कभी सुबह अपनी तलवार चलाने का अभ्यास करने वहां जाता है। वह आगे कहता है कि शायद उसका काम खत्म हो रहा है और वह उसे लेने जाएगा, और मुख्य पात्र जवाब देता है कि वह वहीं इंतजार करेगी। फिर हमारी नायिका इस मौके का फायदा उठाकर रीस के कमरे में इधर उधर देखती है। तभी अचानक वह लंबी लाल तलवार एलेन का ध्यान खींच लेती है। वह सोचती है कि यह क्या है, और उसे लगता है कि वह चीज़ बहुत जानी पहचानी लग रही है। हालांकि कुछ सेकंड बाद उसकी याददाश्त में कुछ कौंधता है और उसे याद आता है कि वह क्या है। हम अतीत में जाते हैं और देखते हैं कि लोहार एलेन से पूछ रहा है कि क्या वह तलवार पर रीस के नाम के पहले अक्षर खुदवा दे। नायिका हाँ कह देती है, क्योंकि इससे तलवार को एक निजी और ख़ास पहचान मिलेगी। छुआ लोहार कहता है कि कोई समस्या नहीं है और पूछता है कि वह इन आद्याक्षरों को कहाँ रखना चाहती है। इस प्रकार एलेन उस जगह को छूती है जहां वह इन आद्याक्षर लिखवाना चाहती है। हम वर्तमान में लौटते हैं और देखते हैं कि काम सचमुच पूरा हो गया था। वहां आद्याक्षर हैं, रीस डे फिलान। यह देखकर एलेन को यकीन हो जाता है कि यही वह तलवार है जिसे उसने राजकुमार के जन्मदिन के लिए बनवाने का आदेश दिया था। उसे याद आता है कि यही वह उपहार था जो छोटे लड़के ने उससे मांगा था, और उसने कहा था कि वह उसे यह उपहार उस दिन नहीं देगी। उस पल लेकिन उसे थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। भावुक होकर एलेन सोचती है कि री के पास यह कैसे है, क्योंकि जब तलवार खत्म हुई तब तक सेबिका पहले ही नष्ट हो चुकी थी। अचानक उसी क्षण ड्यूक मुख्य पात्र के पीछे प्रकट होता है और पूछता है कि वह क्या कर रही है। हमारी एलेन थोड़ा चौंक कर पीछे मुड़कर देखती है। और आज के लिए बस इतना ही सभी। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब तक आप सब क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन जब सोफिया ने एलेन को दरवाजे पर पाया तो मेरी सांसें थम गईं। और क्या आपको भी? क्या आपको लगता है कि ड्यूक सचमुच नाराज था या सिर्फ दिखावा कर रहा था? मैं आपके अनुमान जानना चाहता हूं। और अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मेरे द्वारा पोस्ट किए गए किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें। इस पुस्तक का नाम है चुड़ैल के बेटे की रक्षा के कारण और हमारा पुनर्कथन, जिसमें अध्याय 15 तक की जानकारी दी गई है। प्यार भरे चुंबन और फिर मिलते हैं।